हाँ जी, स्टार्ट करें। सब रेडी? ओके, तो कांग्रेस के बारे में बातें चल रही थी, ठीक है। कांग्रेस की चर्चा चल रही थी, कांग्रेस के सेशंस कुछ हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, और कांग्रेस के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग ने कांग्रेस के जितने भी स्टार्टिंग फेज के जो भी मुहिम थी कांग्रेस के स्टार्ट होने की, या इंट्रोडक्शन कांग्रेस का पढ़ लिया था, है ना। कांग्रेस के अंतर्गत दो तरीके के चरणों को आप पढ़ते हैं, है ना। दो फेजेस कांग्रेस के टोटल पढ़ने को हमको है। उन दो फेजेस को मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड किया जाता है। मतलब उदारवादी एक फेज है और एक आपका क्रांतिकारी फेज है, ठीक है। उदारवादी या अतिवादी भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक। दो तरीके के फेजेस इसके अंदर डिवीजन होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम कांग्रेस के सेशंस कुछ लिखवाए थे, स्टार्टिंग सेशन जब हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे, तो आपने आई थिंक 1905 या 067 तक लिख लिया था, 5 तक लिख लिया, ठीक है। 1905 तक आपने जब लिख लिया था, तो 1905 तक लिखने का उद्देश्य एक ये था कि हम लोग एक फेज को कांग्रेस के खत्म कर रहे थे वहां पे, इसलिए हमने 1905 तक वहां पे मेंशन किया हुआ था। 1905 के बाद में एक नया फेज आ जाएगा कांग्रेस का। तो अभी हम लोग कांग्रेस के दो फेजेस के बारे में चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के दो फेजेस किस तरीके के थे, और उन फेजेस के बाद में बचे हुए सेशन आपको 1906 से लेकर 47 तक के जो भी सेशन है वो सब बता दूंगा, ठीक है। वो बाद में नोट कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस की जो उत्पत्ति हुई थी, उस उत्पत्ति के बाद में आप लोगों ने ये देखा था कि कई सारे क्रिटिसिज्म निकल के आए, और उन क्रिटिसिज्म में हमने ये भी देखा कि कांग्रेस के लोग आलोचना भी किया करते थे अगर समर्थन करते थे। तो कांग्रेस की आलोचना करने वाले भी बहुत सारे दल थे, और वो कांग्रेस की आलोचना करते 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 एक समय ऐसा आ गया कि कांग्रेस ही दो पार्ट में डिवाइड हो गई, कांग्रेस का ही डिवीजन हो गया। और जब कांग्रेस का दो पार्ट में डिवीजन हुआ, ये दो पार्ट में कांग्रेस डिवाइड हुई, उसी को हम लोग बोलते हैं कि कांग्रेस का विभाजन उदारवादी और अतिवादी दलों के अंतर्गत, ठीक है। तो हम लोग कांग्रेस के दो फेजेस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट फेज जिसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस का मॉडरेट फेज या फिर कांग्रेस का उदारवादी फेज, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, किस तरीके से डिवीजन हुआ, इसकी थोड़ी सी हम लोग चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे कांग्रेस के जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज को हम लोग अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज आती है आइडियोलॉजी, ठीक है। मतलब उनकी सोच क्या थी, उस आइडियोलॉजी के आधार पर कांग्रेस के दो दलों का डिवीजन हुआ। 1905 तक कांग्रेस ने जिस तरीके से कार्य किया, वो कार्य करने का तरीका उनका थोड़ा अहिंसा वाला था। उदारवादी का मतलब ही क्या हुआ, अहिंसात्मक चीजों को अपनाने वाले और अपनी बात को अंग्रेजों के सामने बिना हिंसा के रखने वाले लोग, या फिर अपनी बात को सीधा या सिंपल तरीके से लोगों के सामने रखते थे, या एप्लीकेशंस दे देते थे, पेटिशंस दे देते थे, रिक्वेस्ट कर लेते थे उनसे जाके, या कानून बनाने को लेके लगातार उनके साथ में कहीं ना कहीं एक टच में बने रहते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि कांग्रेस और अंग्रेजों के इस समय संबंध खराब रहे हों। 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस के दलों के नेता अंग्रेजों के अच्छे मित्र हुआ करते थे, ठीक है। कांग्रेस के दलों के नेता अंग्रेजों के अच्छे मित्र हुआ करते थे, और उनका ये मानना बिल्कुल भी नहीं था कि अंग्रेजों से आजादी मिलके ही भारत का भला हो सकता है, ऐसा बिल्कुल मानना नहीं था। तो अंग्रेज जितने भी भारत के अंदर रूल कर रहे थे, कई सारे उदारवादी नेता इस बात को माना करते थे कि अंग्रेजों के साथ में अगर भारत मिलके कार्य करेगा तो शायद भारत एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता है और दुनिया भर में हमको अच्छी तरक्की मिल सकती है। तो इन सारी बातों के ऊपर एक चर्चा चला करती थी। तो उदारवादी नेताओं का क्रिटिसिज्म बहुत तेजी से होना शुरू हो गया कि उदारवादी नेता चाहते ही नहीं है कि हमें अंग्रेजों से क्या मिले, अंग्रेजों से हमें किसी भी तरीके से आजादी मिले, ऐसा मानना हो गया था। उदारवादी दल के जितने भी नेता हैं, उन नेताओं में प्रारंभिक कांग्रेस के वही नेता हैं जिन नेताओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस की स्थापना में इन्होंने अपना सहयोग दिया था, और 1905 तक कांग्रेस के अंदर वर्चस्व अगर किसी का चलता रहा तो इन्हीं नेताओं का वर्चस्व देखने को मिलता है। अभी दो जो दल बट गए कांग्रेस के, इनके बटने के पीछे के कारणों को भी जानेंगे, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कि उदारवादी नेता हैं कौन कौन से, और उदारवादी नेताओं ने भारत के अंदर आकर कांग्रेस को किस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करी, और क्या उस समय में उदारवादी नेता अपने जो भी मुहिम चला रहे थे कांग्रेस की, वो सफल हो भी पाई या फिर विफल हो गई।
है ना। ऐसे तमाम क्वेश्चन हमारे मन के अंदर उठते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को कांग्रेस की स्थापना, जो कि एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन माना जा रहा था, ये ऑर्गेनाइजेशन अब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जैसे अमेरिका में, या फिर आप यूक्रेन में देख लोगे, यूक्रेन तो नहीं उस समय यूरोपियन टेरिटरी का एक हिस्सा था, या ऐसे तमाम संगठन की अगर बात करें, वहां पे बड़े बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने और उन्होंने अपनी अपनी टेरिटरी को आजाद करा दिया, है ना। ऐसे ही कंपैरिजन किया जा रहा था कांग्रेस का, और कांग्रेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना था जो अब भारत को आजाद करा देगा, ऐसा लोगों का मानना था। तो क्या कांग्रेस सच में इस समय आजाद करा पाता अगर उदारवादी नीतियों के थ्रू भारत अपनी आजादी की तरफ अग्रसर होता? देखते हैं इन सारी चीजों को कि उदारवादी नीतियां थी क्या, या इन नीतियों के थ्रू किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे चल के लोग ले जा रहे हैं। ठीक है, कुछ मैंने पॉइंट्स आपको बताए, वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उदारवादी नेता, ये फेसेस जो फेस देख चुके हैं इन सारे नेताओं के, वो लोग अभी समझ जाओगे कि कौन कौन से नेता उदारवादी नेता हैं इसके अंदर। ठीक है, बाकी नाम तो मैं आपको लिखाई दूंगा। ठीक, उदारवादी नेताओं के अंदर अगर बात करें तो उदारवादी बेसिकली उदारवाद की सोच के अंदर बहुत कट्टर विश्वास रखते थे। उदारवाद की सोच का मतलब हिंसा का सहारा नहीं लेना है, अपनी बात को रखना है। तो अपनी बात को रखने के बहुत सारे तरीके हैं। इसका तरीका ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपना किसी भी तरीके का आंदोलन चलाएं। अगर आंदोलन चलाएं भी, प्रोटेस्ट चलाएं भी, वो भी शांतिपूर्वक होना चाहिए। ठीक है, तो उदारवादी वर्ड ही उससे कहीं ना कहीं मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये अपने शांतिपूर्वक संवैधानिक सुधारों की डिमांड उस समय कर रहे थे कि जितने भी भारत के कानून या अधिनियम हैं, उन कानून और अधिनियम के अंदर एक सुधार हो जाए। और वो सुधार कैसा होना चाहिए? भारतीयों के पक्ष का होना चाहिए। कैसा सुधार होना चाहिए? भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में मौके मिल जाए, भारत को आर्मी के अंदर अच्छी रैंक के ऊपर, डेजिग्नेशन के ऊपर, पोस्ट के ऊपर लोग यहाँ पे नियुक्ति करना शुरू कर दें, भारतीयों को संवैधानिक मूल्यों के अधिकारों के फॉर्म में ये भी मिल जाए कि जो भी यहाँ पे संसद का रूप बन रहा है भारत के अंदर, उन काउंसिल्स में, परिषदों में भारतीयों को नियुक्ति मिल जाए, है ना। ये सारी डिमांड संवैधानिक तौर पर ये लोग किया करते थे। ठीक, और तीसरी ये मैंने आपको बात बताई कि ब्रिटिश शासन को ये वो एक वरदान माना करते थे, है ना। ब्रिटिश शासन वरदान कैसे? क्योंकि ब्रिटिश ने हमें रेलवे दिया, ब्रिटिश ने हमें पोस्टल सर्विसेज दी, ब्रिटिश ने हमें प्रेस के थ्रू इतना ज्यादा मॉडिफाई कराया, है ना। और ब्रिटिश ही ने हमें जो कह सकते हो आप टेक्नोलॉजी में एडवांस बनाया। हाँ जी, हाँ, मैं देखो उदारवादी दल की सोच बता रहा हूँ अभी आपको। उदारवादी कांग्रेस का जो दल है वो ये सोच रखता था कि कांग्रेस अगर ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर कार्य करेगी तो भारत को अच्छी ऊंचाइयों तक लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनको ये बात समझ आ गई कि अंग्रेजों के साथ मिलकर आजादी संभव नहीं है, या फिर भारत का भला संभव नहीं है। तो ये बात तो अभी शुरुआती फेज की है। कांग्रेस अभी ये मान रही है कि अंग्रेजों के साथ मिलकर अगर कार्य किया जाए तो हमारे भारत का कुछ भला हो सकता है। ठीक है, तो ये लोग अंग्रेजों को एक वरदान के तौर पर मानते थे कि भारत में जो भी कार्य हो रहे हैं उसके अंदर अंग्रेज जो है हमारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इस समय एक एग्जाम्पल सेट हो चुका है। 1880 से लेकर 84 तक एक गवर्नर जनरल या वायसराय कह लो आप उसे, कौन था? लॉर्ड रिपन। और रिपन ने जो सुधारवादी नीतियां भारत के अंदर अपनाई थी वो इस तरफ इशारा कर रही थी कि अंग्रेज सब बुरे नहीं, अंग्रेज भारत के अंदर आके अगर अच्छी पोजीशन के ऊपर बैठे हुए वो भी भारतीयों का कुछ ना कुछ भला करना चाहते हैं। तो ये भी तो विचारधारा एक पनप चुकी थी। तो इसलिए यहाँ के उदारवादी लोग जो थे वो अंग्रेजों का समर्थन लेके भारत के अंदर उनसे आजादी पाए बिना भारत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आजादी वाला कोई सीन नहीं, अभी सिर्फ इतना है भारत के अंदर उदारवादी दल के नेता सुधार की कुछ डिमांड कर रहे हैं कि हमें सुधार मिलने चाहिए। ठीक है, अब वो सुधार संवैधानिक सुधार, प्रशासनिक सुधार कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं। ठीक है, ये इनकी विचारधारा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, इस समय के नेताओं में अगर हम लोग देखें, वो नेता जैसे मैंने आपको बताया था, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और ऐसे तमाम लीडर्स जो इस समय में कांग्रेस के इनॉग्रेशन में भी साथ में थे, वही सारे के सारे लीडर्स आगे चल के उदारवादी दल के नेता के तौर पर पॉपुलर हुए। अभी आपको 4 लीडर्स हम आपको अतिवादी दल के बताएंगे या क्रांतिकारी दल के बताएंगे, उसके अलावा जो लीडर आपके दिमाग में आएगा वो समझ लेना उदारवादी दल के नेता थे। ठीक है, तो वो अभी आप उन 4 के अलावा जितने भी लीडर्स पढ़ोगे वो सभी सब उदारवादी दल को ही सपोर्ट किया करते थे। अतिवादी दल या क्रांतिकारी दल का एक अलग ही समूह है, उस समूह को बस अलग से बाइफरकेट करके बता देंगे। उसके अलावा जितने नेता है सब कौन है? उदारवादी दल के। कुछ एग्जाम्पल देंगे, अभी समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो उदारवादी
जो बेसिकली थे, उदारवादियों का मानना ये था कि हमें भारत के अंदर अंग्रेजों के साथ में भी रह के नई ऊंचाइयों को पाया जा सकता है, बस हमें इनसे डिमांड ये करनी है कि संवैधानिक सुधार हमारे यहाँ कर दो कुछ, और उन संवैधानिक सुधारों में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा मौके देना शुरू कर दें। और वो ज्यादा से ज्यादा मौके इसके बाद में मिलने भी शुरू हो गए। जैसे हम लोग 1892 का काउंसिल एक्ट पढ़ते हैं, इसी समय में आया, कांग्रेस ने जब अपनी डिमांड्स रखना शुरू करी थी। तो 1892 में जब काउंसिल एक्ट आए तो काउंसिल एक्ट के अंदर भारतीयों को संवैधानिक सुधार के आधार पर कई सारे प्रशासनिक पदों पर अपर नियुक्तियां मिलने लगी। ठीक है, तो वो अपर नियुक्ति के साथ साथ में भारतीयों को जो परिषदें थी, गवर्नर जनरल काउंसिल थी या जो भी इंडियन काउंसिल वगैरह थी, उन परिषदों के अंदर भारतीयों को मौके मिलने लगे, है ना। तो वो लोग जो डिमांड कर रहे थे वो डिमांड भी धीरे धीरे फुलफिल हो रही थी, इसलिए अंग्रेजों का जो भरोसा था वो ब्रिटिशर्स के साथ में और बढ़ता चला जा रहा था, है ना। तो ये डिमांड्स लगातार जो बढ़ती चली जा रही थी, इन डिमांड्स की अगर बात करें तो ये अपनी डिमांड्स रखने का तरीका क्या अपनाया करते थे, उन तरीकों को समझ लीजिए। देखिए, इनका एक कॉन्सेप्ट था कि अगर हम अपनी डिमांड अंग्रेजों के सामने रखेंगे तो वो डिमांड का एक कॉन्सेप्ट था 3P। ठीक है, 3P कॉन्सेप्ट को ये लोग हमेशा सामने रखा करते थे। अब 3P कॉन्सेप्ट क्या है, या 3P कॉन्सेप्ट के अंदर 3 चीजों की बात हो रही है। 3P कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता था कि अपनी बात रखने के लिए हम कुछ पेटिशन का सहारा लेंगे। पेटिशन समझते हैं? हाँ, याचिका मतलब बेसिकली याचिका दायर कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन तौर भी दे सकते हैं कि वहां पे एक एप्लीकेशन के तौर पर हमारी बात पहुंच जाए, है ना। तो पेटिशन के तौर पर इस चीज को रखा जा सकता है। दूसरा जो तरीका था इनका वो था प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट जो था वो था नॉन वायलेंस टाइप का, मतलब इसके अंदर हिंसा या वायलेंस नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट का एक तरीका था, तो प्रोटेस्ट करने की बात किया करते थे यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा भी क्या हो सकता है, प्रेयर्स। वेरी गुड, तीसरा पी होता था प्रेयर्स, मतलब प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना करके भी अंग्रेजों से अपनी बात मनवाई जा सकती है। आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि आप हमारी बात को मानो। शिक्षा में सुधार हो, चाहे संवैधानिक सुधार हो, कोई भी सुधार हो, उसको लेके ये 3 तरीके अपनाए जाते थे, जिन 3 तरीकों को उदारवादी पक्ष हमेशा अंग्रेजों के सामने रखता था। ठीक है, 1885 से लेके 1905 तक जितने भी भारतीय हैं, उन सारे भारतीयों ने कांग्रेस के अंदर इन्हीं तरीकों को अपनाया, और इन तरीकों से अंग्रेज भी नाराज नहीं, अंग्रेजों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उनके सामने तो वो जो चाहते थे वो चीज हो गई। पहली चीज तो वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके का कोई बड़ा आंदोलन ना हो। अब कांग्रेस के नेताओं ने सच में शॉक कह सकते हो शॉक एब्जॉर्बर का काम किया यहाँ पे, है ना। और शॉक एब्जॉर्बर का जब वो लोग काम कर रहे थे तो उसका मतलब ये था कि अंग्रेजों के ऊपर जितना भी प्रेशर जाता था वो सारे के सारे कांग्रेस के नेता अपने ऊपर ले लिया करते थे। तो कांग्रेस के नेताओं के प्रेशर लेने के बाद डायरेक्ट किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे प्रोटेस्ट के फॉर्म में या फिर वायलेंट प्रोटेस्ट के फॉर्म में अंग्रेजों को कुछ भी झेलने को नहीं मिल रहा। भारतीय सारी अपनी समस्याएं किसके सामने रखते थे, कांग्रेस के सामने जाके रखा करते। कांग्रेस प्रतिनिधित्व करती थी और शांतिपूर्वक अपनी बात को ऊपर पहुंचा दिया करती थी। ये एक बहुत अच्छा तरीका चल रहा था जिसके थ्रू अंग्रेजों को भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, और 1905 तक वो इस तरीकों को अपनाते चले गए। ठीक है, इसी समय में आपने बहुत सारी चीजें भी देखी थी, जैसे मैंने 1902 और 1904 लिखा था एक बार, उसके बारे में आपको बताया था। क्या बताया था यहाँ? रेले कमीशन बताया था, रेले आयोग आया था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आया था 1904 में? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये 2 अधिनियम भी आ गए थे इसी समय में। वो क्यों आ गए थे कि अगर कोई प्रोटेस्ट करता भी है तो उसके ऊपर यहाँ से आंदोलन के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो छात्र ही सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करते थे, उनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया। तो छात्रों के प्रोटेस्ट के ऊपर बैन है, कांग्रेस के खुद नेता बैन किसी तरीके का प्रोटेस्ट करना नहीं चाहते। ये सारी चीजें अंग्रेजों के फेवर में ही चल रही है। और इसी समय में अंग्रेजों ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया। वो बड़ा डिसीजन ये था कि अंग्रेजों को ये बात पता थी कि सब जब इतना शांत माहौल चल रहा है तो इस समय में भारत के अंदर एक बड़ा बदलाव किया जाए। और वो बड़ा बदलाव क्या था? बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन जब 1905 में हुआ, इस समय कांग्रेस के नेता
ब्रिटिशर्स के साथ में उदारवादी मत को अपनाए हुए थे। उनको इस बात का यकीन था कि कांग्रेस के नेता हमारे खिलाफ में किसी भी तरीके का कोई प्रोटेस्ट तो करेंगे नहीं, है ना, और करेंगे शांतिपूर्वक होगा, हम इसको दबा देंगे। छात्रों के ऊपर हमने बैन पहले से लगा रखा है, और उधर मीडिया के ऊपर बैन लगाने में कितना ही समय लगेगा अगर प्रेस के ऊपर बैन लगाना। तो सारी चीजें अंग्रेज अपने कंट्रोल में समझते थे, और यही कहते हुए उन्होंने क्या करा, बंगाल का कर दिया विभाजन। और बंगाल का विभाजन जो उन्होंने किया उसका आधार जो बनाया, हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड कर देना था, भाषाई आधार पर दो दलों को डिवाइड कर देना था। मतलब बंगाली भाषाओं को अलग कर दिया गया और हिंदी भाषाओं को अलग कर दिया गया। इस डिवीजन ने भारत के अंदर क्या करा, वही वाली नीति को, पुरानी नीति को नया कर दिया, जिस नीति को बांटो और राज करो की नीति बोला जाता है। तो अंग्रेजों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि भारत के अंदर बंगाल ही एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां से आंदोलन उठा करते हैं। हमेशा आप लोग देखते चले आ रहे हैं पीछे से कि बंगाल, कलकत्ता, जितने ऑर्गेनाइजेशन है सब यही बनते थे। जो भी हम लोग देखते हैं प्रोटेस्ट उठते थे वो भी कहीं ना कहीं यहीं से उठा करते थे। ज्यादातर सारे प्रोटेस्ट यहीं से उठ रहे। तो इन सारे आंदोलन या प्रोटेस्ट को दबाने के लिए इनका विभाजन का ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि सब भारत में शांत है इस समय, ठीक है। लेकिन उनको नहीं पता था आगे एक तूफान भी खड़ा हुआ है, और वो तूफान है अतिवादी दल, क्रांतिकारी दल। और वो क्रांतिकारी दल का उदय इसी वजह से हो गया क्योंकि इस समय में क्या हो गया था, बंगाल का विभाजन। तो उसका एक आधार बंगाल का विभाजन बनाया जाता है, ठीक है। उससे पहले हम चीजों को पढ़े तो हम लोग उदारवादी चरण के कई सारे तरीकों को अभी पढ़ लेते हैं। ये प्रे, पेटिशन और प्रोटेस्ट वाला तरीका जरूर याद रखिएगा। उदारवादियों का तरीका पूछा जाता है आपसे कि उदारवादियों ने किस तरीके को अपनाया था अपने आंदोलन के दौरान। तो अपने आंदोलन के दौरान उदारवादी जिस तरीके को अपनाते थे वो ये 3 Ps का कॉन्सेप्ट था, जिसको वो अपनाने की कोशिश करते थे, ठीक है। अब देखिए भारत के अंदर उदारवादियों का अगर हम कहें कि कोई रोल ही नहीं है कांग्रेस के अंदर, या कांग्रेस ने उस समय में किसी भी तरीके का बड़ा परिवर्तन नहीं किया, तो ये कहना बेकार है ना। अगर हम लोग बात करें कि कांग्रेस ने उस समय एक बड़ा परिवर्तन किया, तो हाँ ये बात कह सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि कुछ संवैधानिक सुधार इन्हीं की वजह से भारत में आए, कुछ प्रशासनिक आर्थिक सुधार इन्हीं की वजह से भारत में आए। अगर ये अपने आंदोलन को उस तरीके से लेके ना चलते तो शायद कांग्रेस को उस समय ही ब्रिटिशर्स दबा चुके होते या फिर खत्म कर चुके होते। अगर इन्होंने शुरू से ही क्रांतिकारी तरीका अपनाया होता या हिंसात्मक तरीका अपनाया होता, तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझते हैं। क्या करते हैं अंग्रेज, तुरंत ऐसी संस्था को बैन कर देते या फिर ऐसी संस्था को दबा दिया जाता। और शुरुआती समय में ये संस्था इतनी मजबूत नहीं थी कि ये संस्था अभी अपने आप को वापस से लाने के लिए अपना एक वर्चस्व तैयार कर पाई हो, है ना। तो ये जो समस्या थी बड़ी वाली, कांग्रेस के सामने एक मजबूरी भी थी इन 3 P के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, है ना। तो हम लोग इन लोगों को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, इनकी आलोचना भी नहीं कर सकते कि जो उदारवादी दल थे उन्होंने भारत की आजादी के लिए कुछ किया ही नहीं, है ना। बहुत कुछ किया। उसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे संवैधानिक मांगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स इनकी क्या क्या थे इस समय। ये लोग भारत के अंदर संवैधानिक तौर पर किस तरीके का विकास चाहते थे। जैसे पहला पॉइंट है, केंद्र और प्रांत में विधान परिषदें होती थी, अलग अलग विधान परिषदें होती थी। जैसे आज के समय में आप लोग देखते हो केंद्र के अंदर क्या है, संसद है, और फिर आप प्रांतों में क्या देखते हो, प्रांत मतलब राज्य से। आज के समय में प्रांत का क्या मतलब है, राज्य। तो यहाँ पे विधानसभा विधानमंडल के तौर पे आप इसको देखते हो। तो ऐसे उस समय में भी था एक डिवीजन। उस डिवीजन में इन्होंने विस्तार करने की बात की। इन्होंने कहा कि केंद्र के अंदर जो विधान परिषदें हैं, केंद्र के अंदर जो परिषदें हैं और राज्य के अंदर या प्रांतों के अंदर जो परिषदें हैं, उन परिषदों का और विस्तार किया जाए। और विस्तार करने से क्या होगा, और विस्तार करने से और मेंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, और वो मेंबर्स कौन होंगे, वो भारतीय होंगे, ठीक है। तो एक डिमांड इनकी ये थी कि उसके अंदर विस्तार करना चाहिए। दूसरी डिमांड, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, वायसराय की जो भी कार्यकारी परिषद इस समय होती थी, मतलब एक काउंसिल ऐसी होती थी जिसका वायसराय हेड होता था, और उसके अंदर बैठने वाले अदर जो मेंबर्स हुआ करते थे वो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। तो काउंसिल करा क्या करती थी, जितने भी डिसीजन भारतीय हुआ करते थे, जो भी कानूनन डिसीजन भारत में लिए जाते थे, उसको वायसराय की काउंसिल की अध्यक्षता में वहां के ब्रिटिशर्स ही उस डिसीजन को लिया करते थे। अब ब्रिटिशर्स भारतीयों के डिसीजन लेते थे, इसको लेकर लगातार डिमांड उठ रही थी कि इसके अंदर भारतीयों की भी नियुक्ति की जाए। सिर्फ ब्रिटिशर्स हमारे बारे में डिसीजन ले रहे हैं, वो अच्छा बुरा जो भी है भला हमारे बारे में नहीं जानते, तो उसके बारे में डिसीजन लेने की जो शक्ति है वो भारतीयों को दी जाए। तो इन्होंने क्या करा, ये डिमांड भी करी कि इन परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त तौर पर बढ़ा देना चाहिए या होना चाहिए, ठीक है। एक डिमांड ये भी थी कि नरमपंथियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वराज की मांग की थी।
अगर ये कहें कि ये लोग स्वराज की मांग ही नहीं किए या फिर ब्रिटिश रूल को ही सब कुछ मान लिए थे, तो ये भी कहना पूर्ण रूप से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वराज की डिमांड भी ये लोग किया करते थे, लेकिन स्वराज की डिमांड ऐसे नहीं करते थे कि ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से भगा दिया जाए और हम स्वराज ले लें, ऐसी नहीं डिमांड थी। डिमांड ये थी कि ब्रिटिशर्स भारत में रहे, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, जो भी सारी पावर्स हैं, वो किसके हाथों में आ जाए? भारतीयों के हाथों में आ जाए। ठीक है, जैसा आगे चल के भारतीयों को ब्रिटिशर्स ने ऑफर भी किया। क्या ऑफर किया था? भारतीयों को ये ऑफर किया था कि आप ब्रिटिशर्स जो भी लोग भारत के अंदर हैं उनको रहने दो, मतलब हमारी क्वीन को रहने दो या किंग को रहने दो, ठीक है, शासन हमारा ही रहने दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार वो सब आपके। भारतीयों को ये ऑफर भी किया था आगे चल के, ठीक है, लेकिन भारतीयों ने आगे चल के इन सारी चीजों को नकार दिया था। अभी फिलहाल कहीं ना कहीं भारतीय इस बात को भी मान रहे थे कि अगर ब्रिटिशर्स एक राजा या रानी के तौर पर या क्राउन के तौर पर भारत में रहना चाहे तो रह लें, अभी हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हमारे हाथों में आ जाए। तो स्वराज की डिमांड तो करते थे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही स्वराज की डिमांड की जाती थी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है उदारवादियों में और अतिवादियों में, जो आप अगर डिफरेंस के फॉर्म में लिखोगे तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पदों पर जितने भी भारतीय हैं उनको निर्वाचित करने की डिमांड होती थी। कुछ पदों के बाद, जैसे इंडियन काउंसिल्स की अगर हम लोग बात करें, तो काउंसिल्स में या प्रशासनिक पदों पर जितनी भी डिमांड्स है, उन सारी डिमांड्स को फुलफिल कैसे किया जाए? वो भारतीयों की नियुक्ति करके फुलफिल किया जाए। ठीक है, तो प्रशासनिक पद, अब जैसे आईसीएस ऑफिसर किसी को बनाया जा रहा है, तो आईसीएस ऑफिसर में ब्रिटेन का ही अधिकारी हमेशा हुआ करता था। अब ब्रिटेन के अधिकारी की जगह भारतीयों को भी तो लाया जा सकता था, तो भारतीयों को लाने के लिए भी एक नियुक्ति की जाए और भारतीयों को उच्च पदों पर बैठाया जाए। इनकी एक डिमांड ये थी, बजट पर नियंत्रण करने का अधिकार भारतीय मांग रहे थे। बजट जो आप भारत का बनाते हो, पूरे साल का जो भी बजट उस समय तैयार होता था, उसमें अंग्रेज अपनी नीतियों को सामने रखा करते थे और वो कहते थे कि शिक्षा पे हम इतना खर्च करेंगे, हम आर्थिक पे इतना खर्च करेंगे, रोजगार देने के लिए इतना खर्च करेंगे। ये तो अंग्रेजों के हिसाब से खर्चा था। भारतीयों के हिसाब से खर्चा किस तरीके का होना चाहिए? तो भारतीयों के हिसाब से खर्चा भारतीय ही तो तय कर पाएंगे। तो बजट पे नियंत्रण किसका होना चाहिए? भारतीय को होना चाहिए। ऐसी भी कुछ डिमांड इस समय यहाँ पे ब्रिटिशर्स कर रहे थे। ठीक है, तो ये संवैधानिक डिमांड्स है इस समय, और इसमें से जितनी भी डिमांड्स आप लोग देखोगे, क्या ये फुलफिल नहीं हुई? सब फुलफिल होगी। आगे चल के अभी हम लोग सारे एक्ट्स पढ़ेंगे, जो भी चीजें पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी डिमांड्स फुलफिल होना शुरू हो गई। इसी समय 1892 का काउंसिल एक्ट आया, उसने बहुत सारी ऐसी डिमांड्स फुलफिल भी कर दी थी। ठीक है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी ना अंग्रेजों को ना भारतीयों को। आर्थिक डिमांड्स की अगर बात करें, नमक कर और चीनी शुल्क समाप्त किया जाए, इसकी डिमांड एक बढ़ना शुरू हो गई थी। नमक कर की बात अगर की जाए, भारतीयों को अधिकार नहीं था नमक बनाने का। ठीक है, मतलब भारतीय ही क्षेत्र के अंदर नमक बनता है, भारतीय ही इलाकों में नमक बनता है और उन्हीं भारतीयों को ही भेजा जाता है नमक बनाने के लिए। उसके बावजूद भारतीयों पे ही नमक का कर भी लगाया जाता है ना। भारतीयों ही की जमीन है, भारतीय ही उसमें जाके नमक को पैदा कर रहे हैं और भारतीयों पे ही कर लगाया जा रहा है उस नमक को खरीदने के लिए। तो ये तो टोटली इलॉजिकल था और भारतीयों का शोषण था इसके अंदर। तो इस पे रोक लगाने के लिए, उन नमक कर के ऊपर रोक लगाने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, चीनी शुल्क की भी बात की जा रही थी कि चीनी के ऊपर लगने वाला शुल्क भी समाप्त होना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी ये दो चीजें जो हर घर की जरूरत है ना। और इस हर घर की जरूरत को कहीं ना कहीं सबसे पहले डिमांड के तौर पर, आर्थिक तौर पर रखा गया था कि अगर इन दो का कंट्रोल भी भारतीयों के हाथों में आ जाता है तो भारतीयों के हाथ में आर्थिकी बहुत हद तक मजबूती से आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एक डिमांड को उठाया गया था। सेना के खर्च में कमी की जाए, आर्थिक तौर पर सेना के जो खर्चे हो रहे हैं उनके भी कमी की जाए, क्योंकि क्या होता था कि बॉर्डर्स के ऊपर जितनी भी सेना लगी होती थी या कहीं भी टेरिटरी में, भारतीय टेरिटरी में जो भी सेना लगी होती थी, उनको बहुत ही ज्यादा खर्चे के ऊपर रखा जाता था। और वो खर्चा कोई अंग्रेज अपनी जेब से थोड़ी देते थे, कहाँ से देते थे? भारतीयों के टैक्स से तो दिया करते थे। जो भारतीयों से पैसा उठा रहे थे, जो भी भारतीयों का पैसा लेके रखे थे अपने पास, उसी से सारा का सारा टैक्स दिया करते थे या फिर इनकी इनकम दिया करते थे। इनकी इनकम को निकालने के लिए भारतीय ही आर्थिकी का सहारा लिया करते थे। तो इनकी सेना में खर्चे में लगातार डिमांड हो रही थी कि सेना के खर्च में कटौती की जानी चाहिए, क्योंकि सेना के ऊपर अंग्रेज बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करा करते थे। उसी का फल था जो भारत के ऊपर वो रूल कर पा रहे थे, है ना। कि अगर अच्छी सेना होगी और खुशहाल सेना होगी तभी तो वो आपका साथ देगी।
और वो साथ आप प्लासी में, बक्सर में, ऐसे तमाम युद्धों में देखोगे। और फिर जितने भी रीजनल वॉर्स हुए, मैसूर के साथ, पंजाब के साथ, या जो भी हुए, उन सारी चीज़ों में सेना का ही हाथ सबसे ज़्यादा था, जिन्होंने अंग्रेज़ों को जीत दिलाई या भारत पर कंट्रोल स्थापित किया। अब इनके ऊपर अंधाधुंध खर्चा होता था, तो ये भारतीयों ने ये डिमांड करी थी इनके जो खर्चे हैं उसमें कमी की जाए। ठीक है, भू राजस्व के तौर पर या जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रणाली को लेकर बहुत सारे परिवर्तन होते थे इस समय। जैसे कुछ जमींदारी प्रणाली आई थी इससे पहले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, मतलब स्थायी बंदोबस्त आया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त एक नीति थी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत के अंदर लाई गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत के अंदर उस नीति को लेके आया था स्थायी बंदोबस्त की, तो उस नीति के अंतर्गत उसने एक बात बोली थी। उसने ये बोला था कि भारतीयों को अगर सबसे ज्यादा, क्योंकि भारतीय सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है, खेती के ऊपर। मैंने आपको बताया भी था 70% की हमारी जनसंख्या डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, और सबसे ज्यादा कर कहां से मिल सकता था, खेती से मिल सकता था। तो भू राजस्व जो भी है, या फिर भूमि के ऊपर जितनी भी कमाई होती है, जो भी राजस्व प्राप्त होता है, उस सारे राजस्व को प्राप्त करने का तरीका जो है उसके अंदर बदलाव करने की डिमांड कर रहे थे भारतीय लोग, क्योंकि ये लोग जो तरीके अपनाते थे वो तरीके बहुत ही शोषण करने वाले थे। जैसे स्थायी बंदोबस्त के अंदर इन्होंने एक तरीका अपनाया था, उसके अंदर इन्होंने क्या करा था, मेजोरिटी 90% टैक्स का हिस्सा अपनी जेब में डाल लिया और 10% हिस्सा जमींदारों को दे दिया। किसानों के पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। किसानों के पास सिर्फ उतना पैसा बचता था कि वो डेली मजदूरी जो किया करते थे उसका उन्हें किराया दे दिया जाता था। मतलब किसानों की ही जमीन, उस जमीन के ऊपर किसान प्रॉफिट की जगह क्या ले रहे हैं, सिर्फ मजदूरी ले रहे हैं, है ना। तो मजदूरी उनको उन्हीं की जमीन पे मिलती थी, बल्कि उनका अधिकार उनके ऊपर था, उसके बावजूद ऐसा होता था। तो ऐसे कृषि के कई सारे कार्य इन्होंने भारत के अंदर किए थे, जिन कार्यों को अगर कहा जाए तो वो शोषण करने वाले कार्य के तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, तो वो कार्यों के अंदर सुधार की डिमांड यहाँ पे की जा रही है, जिससे किसानों के ऊपर बोझ यहाँ पे कम किया जा सके। ठीक है, तो एक कार्य के तौर पर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अगला है सरकारी सहायता या टैरिफ संरक्षण के माध्यम से आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। आधुनिक उद्योगों की जब बात होती है तो आपको पता है कि भारत के अंदर किस चीज को बंद कर दिया गया था, हथकरघा प्रणाली को बंद कर दिया गया, मतलब हैंडीक्राफ्ट सिस्टम ही खत्म कर दिया गया। भारत के अंदर जो भी पुरानी इंडस्ट्रीज थी उन सबको भी इस समय बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर क्या आ गया था इस समय, औद्योगिकरण आ चुका था। औद्योगिकरण जब आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब भारत के अंदर आया, तो उसने भारत के अंदर नई नई इंडस्ट्रीज डालना शुरू कर दी। और वो सारी इंडस्ट्रीज किसकी थी, अंग्रेजों की, सब अंग्रेजों को थी। तो अंग्रेज अपने माध्यम से उन सारी इंडस्ट्रीज को चलाया करते थे, और उन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर भारतीयों का शोषण साफ तौर पर दिखाई देता था। तो यहाँ ये डिमांड की जा रही है आर्थिक तौर पर कि नई इंडस्ट्रीज को लगाने दिया जाए, और नई इंडस्ट्रीज जो लगाई जाए वो किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा लगाई जाएंगे, और भारतीय उसके ऊपर अपना अधिकार रखेंगे, और जिस तरीके से चाहेंगे वहाँ कार्य करें, उनको ये आज़ादी मिलनी चाहिए। तो आर्थिक तौर पर एक डिमांड भारतीयों की ये थी, मतलब ये सारी डिमांड किसकी है, उदारवादी दलों की कुछ डिमांड्स हैं। ठीक है, प्रशासनिक मांगों की बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड में हुआ करती थी। कहाँ होती थी, इंग्लैंड के अंदर। मतलब जैसे अगर आप लोग आज IAS का एग्जाम देने जाओ, अगर कोई सेंटर डालोगे तो आप बरेली डालोगे, बहुत ज्यादा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो लखनऊ डाल दो, है ना। वहाँ एक ही ऑप्शन था, अगर आपने IAS का एग्जाम भरा है तो आपको लंदन ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं था आपके पास। तो जो लोग ये सारे खर्चे वहन कर पाते थे वही लोग वहां पहुंच पाते थे। बाकी सारे बहुत बड़ा एक वर्ग था जो भारत के अंदर इन शिक्षाओं, इन एग्जाम्स को नहीं दे पाता था, है ना। अब इन एग्जाम से रोकने का एक तरीका था कि लंदन के अंदर परीक्षा कराई जाएगी तो भारतीय जाएंगे, वहां पे जाके एग्जाम कैसे देंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे भारतीय थे तो जाके वहां पे एग्जाम को क्वालिफाई करके आए, है ना। तो लंदन के अंदर इन सिविल सर्विसेज की सेवाओं की परीक्षाओं को कराया जाता था। इन सिविल सेवाओं की परीक्षाओं को वहां पे हटा के भारत के अंदर ही लाने की डिमांड यहाँ पे उठ रही थी। ठीक है, और ये आ भी चुका था, आगे चल के आप काउंसिल एक्ट में पढ़ोगे भी कि भारत में भी परीक्षा कराई जाने लगी सिविल सेवाओं की। ठीक है, तो एक डिमांड के तौर पर इनका ये था। ठीक है, स्थायी निकायों को अधिक शक्ति दी जाए, ये भी डिमांड की जा रही थी। स्थायी निकायों की बात की जाए तो कौन है स्थायी निकाय, इसका मतलब स्थायी निकाय अगर एक शब्द है तो वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, हाँ?
हाँ, ग्राम परिषद, ग्राम पंचायतें, नगर पालिका, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। बाकी सब लोग मुंह में घी दही जमा के बैठे हैं। ये स्थायी निकाय तो बता चुका हूँ पहले से, है ना, वो सारी चीजें बता चुका हूँ। अरुण इधर बैठ जाओ, पीछे, अच्छा उधर, हाँ उधर बैठ जाओ। स्थायी निकाय या स्थायी प्रणाली की अगर बात की जाए तो इसका मतलब लोकल गवर्नमेंट से, ठीक है, स्थायी प्रशासन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इनके अंदर अधिक से अधिक और ज्यादा राइट्स को प्रदान करने की बात की जा रही है, ठीक है, कि ये राइट्स लिमिटेड थे। अभी भी ग्राम पंचायतों या नगर पालिकाओं के पास में वो अधिकार नहीं पहुंच पा रहे थे जो अधिकार एक्चुअल में उन्हें मिलने चाहिए थे। इनके ऊपर अभी भी शक्ति जो पूर्ण रूप से अपने हाथों में रखा करते थे वो अभी भी केंद्र या राज्य रखा करते थे। तो इनको फ्री करने की या फ्रीडम देने की बात की जा रही है। तो स्थायी निकायों को और अधिक शक्ति की देने की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आंसर्स में लिखनी भी पड़ेंगी और प्रीलिम्स में कुछ भी पूछ सकता है इसमें से कि क्या प्रशासनिक डिमांड्स के तौर पर ऐसी कोई डिमांड थी या इनमें से कौन कौन सी डिमांड उदारवादी दल के नेताओं ने की थी, और उसमें से ऐसे कोई 4 ऑप्शन बना देगा। उन 4 ऑप्शन में आपको वहां पे मेंशन करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यायपालिका और कार्यपालिका का पूर्ण रूप से डिवीजन, ठीक, न्यायपालिका कार्यपालिका ये सब आप लोग समझते होंगे, पॉलिटी पढ़ ही रहे हैं आप लोग। न्यायपालिका और कार्यपालिका का मतलब जुडिशरी होती है, जुडिशरी और कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव होता है। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में एक डिफरेंस होना चाहिए, एक डिवीजन होना चाहिए बेसिकली। मतलब न्यायपालिका अगर कोई डिसीजन ले तो डिसीजन के अंदर कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो बहुत लिमिटेड हो। और ऐसी कार्यपालिका अगर कोई डिसीजन लेती है तो न्यायपालिका उसके अंदर अपना हस्तक्षेप ना करे, उसके अंदर भी एक डिवीजन होना चाहिए, जैसा आज के समय में होता है ना। आज के समय में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, इनके अंदर एक डिवीजन होता है ना। हर किसी की अपनी अलग अलग पावर्स है और हर किसी को अपने अपने अलग अलग क्षेत्र के अधिकार है। उन अधिकारों को यहाँ पर डिमांड उठ रही थी, क्योंकि होता क्या था कि अगर किसी व्यक्ति को सजा सुनानी है तो उस सजा सुनाने का अधिकार तो भाई न्यायपालिका के पास होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर हस्तक्षेप कौन करता था? कार्यपालिका जाके हस्तक्षेप कर देती थी। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लॉर्ड हेस्टिंग का एग्जाम्पल था। लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या करा था, एक भारतीय किसान को फांसी की सजा दे दी और फांसी की सजा सुनाने के बाद वो फांसी पे भी लटका दिया गया। तो ये कार्यपालिका ये कार्य कर रही है किसी को फांसी सुनाने की सजा, लेकिन ये कार्य करना किसको चाहिए? न्यायपालिका को करना चाहिए। तो इस बात को बोला गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर एक डिवीजन होना चाहिए और उस डिवीजन को अच्छे तरीके से यहाँ पर रखना चाहिए। और ये डिवीजन के तौर पर अगर हो जाएगा तो भारत का कानून व्यवस्था अच्छे तरीके से संचालित हो सकेगी और साथ ही साथ में भारत की जो आप कह सकते हो प्रशासनिक सेवाएं हैं या प्रशासनिक सभ्यताएं हैं उसके अंदर भी एक अच्छा कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को भी यहाँ पे रखा गया था। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। अभी उच्च शिक्षाएं जो थी भारत के अंदर वो सब तो अंग्रेजी माध्यम की हो चुकी थी, है ना। तो उच्च शिक्षाओं का अगर प्रचार प्रसार की बात करोगे तो किसका प्रसार हो रहा है? तो अंग्रेजी भाषा का हो रहा है। अगर हम यहाँ पे प्राथमिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे भारतीय भाषाओं का या भारतीय संस्कृति या साहित्य का प्रचार प्रसार भी होगा। तो किसके प्रसार की बात हो रही है? प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। 1878 का इस समय शस्त्र और लाइसेंस अधिनियम का निरसन उसकी डिमांड में की जा रही थी। इसी समय में रिपन ने आके उसको निरस्त भी किया था, ठीक है। तो इसकी डिमांड भी इन लोग ने की थी, तभी जाके उसका निरसन हुआ था, ठीक है, या उसको निरस्त किया गया था। यह अधिनियम था क्या, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। अगर आप कोई शस्त्र या कोई हथियार रखते हैं तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और वो लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ब्रिटिशर्स के पास में जाना पड़ेगा और ब्रिटिशर्स लाइसेंस आपको देंगे नहीं, क्योंकि आप कौन हो? भारतीय, है ना। तो भारतीयों को डायरेक्टली शस्त्र या हथियार रखने से रोकने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था और ये सिर्फ भारतीयों पे ही लागू होता था, ब्रिटिशर्स पे लागू नहीं होता था या फिर किसी यूरोपियन शक्ति पे ये लागू नहीं होता था। सिर्फ किस पे होता था? भारतीयों के ऊपर ही इसको रेगुलेट किया जाता। तो इसको भी खत्म करने की बात हो रही थी, ठीक है। बगान श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार करने की बात हुई थी। बगान श्रमिक, अगेन फिर वही बात कर रहे हैं हम लोग, जैसा किसानों की स्थिति में सुधार की बात हो रही है वैसे बगान श्रमिक के भी जो कार्य है उन कार्यों को करने में सुधार की भी डिमांड यहाँ पे की जा रही है। इनके लिए सुधार इस तरीके के हो सकते हैं कि बगान वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर करों की कमी कर दी जाए या कर से उन्हें छूट दे दी जाए, या कुछ ऐसा समय भी होता है कि जब मानसून आपका साथ नहीं दे रहा है ना, उस समय में हमको वो जो फसल है या फिर कह सकते हो आप जो भी आपकी उस समय में फ्रूट्स वगैरह या जो भी चीजें मिल रही हैं हमें बगान के क्षेत्र से, उन क्षेत्रों में एक प्रॉब्लम ये थी कि कर हमारे ऊपर उल्टा लग जाता था जिससे हमें उल्टा लॉस देखने को मिलता था। तो उस लॉस को कम करने के लिए ऐसी चीजों को किया जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद में विदेशों में भारतीय मजदूरों का बेहतर इलाज किया जाए। अगर भारतीय मजदूर किसी तरीके से आपकी इंडस्ट्री में काम करते हुए घायल हो गया है ना, या किसी तरीके की उसको चोट आई है, तो उसके लिए विदेशों में उनके इलाज की भी हर संभव प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया जाना चाहिए, है ना। तो इस इलाज की भी डिमांड यहाँ पे हो रही थी। कल्याण व व्यय में वृद्धि की जाए, ठीक है। कल्याण मतलब वेलफेयर, जो आज के समय में भारत को एक वेलफेयर स्टेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भारत के अंदर पेंशन की भी स्कीमें चलना शुरू हो गई थी। भारत के अंदर पीडीएस प्रणाली, जिसको राशन व्यवस्था कहते हैं, वो भी चलना शुरू हो गई थी। भारत के अंदर स्कॉलरशिप सिस्टम चलना शुरू हो गया। ये सब चीजें जो भारतीयों को एक्स्ट्रा दी जाने लगी, ये कल्याणकारी राज्य होने का एक प्रमाण था कि भारत एक कल्याणकारी राज्य और अपनी जनता के कल्याण के बारे में सोचा करता है ना। तो इसलिए वेलफेयर स्टेट या कल्याण करने की चीजों में वृद्धि की डिमांड की जा रही है। अंग्रेजों से ये डिमांड की जा रही है कि कुछ ना करो, अकाल अगर पड़ गया, कोई भी अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उस समय में तो भारतीयों की मदद की जाए। तो अंग्रेजों से ये डिमांड की जा रही थी कि अकाल जैसी स्थिति में भारत के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाओं को लाया जाए। तो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भी डिमांड यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो ये देखिए उदारवादियों की बहुत सारी डिमांड्स है जिनको यहाँ पे टाइम टू टाइम रखा जाता था, ठीक है। उदारवादी नेताओं के एग्जाम्पल लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, कांग्रेस का उदारवादी दल, कांग्रेस का उदारवादी दल। कांग्रेस का उदारवादी दल, और कांग्रेस के उदारवादी दलों के अंदर कुछ एग्जाम्पल लिखिए जो आपके सामने हैं। दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, D.E. वाचा, रोशा मेहता भी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी है, महादेव गोविंद रानाडे, सुब्रमण्यम अय्यर, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और ऐसे और तमाम नेता जो भारतीय उदारवादी दल के प्रतिनिधित्व करते थे, ये सब उनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अभी देखिए ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें शायद आप इनमें याद नहीं रख पाओगे, बहुत सारी चीजें, कई सारे नाम शायद आपको याद ना रहे, लेकिन इन नामों को याद रखने की एक अच्छी ट्रिक ये है कि जो अतिवादी नेता हैं, जो भी हम लोग क्रांतिकारी या उग्रवादी नेताओं के बारे में पढ़ेंगे, उन नेताओं के नाम याद कर लीजिए। उनके अलावा जितने भी सारे नेता हैं वो सारे के सारे उदारवादी नेताओं का एक पार्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर इस चीज को मेंशन कर देंगे। नाम लिख लीजिए, नाम के बाद में मेथड्स लिखिए, तरीके क्या थे उदारवादी नेताओं के, तरीके क्या थे, मेथड्स या तरीके। ठीक है, तरीकों के अंदर पहली चीज मेंशन कर लीजिए जो पॉइंट के तौर पर लिखा है, नरमपंथी आश्वस्त है कि अंग्रेजों का मूल उद्देश्य भारतीयों के प्रति न्यायपूर्ण होना था, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि अंग्रेजों का भारतीयों पर अधिकार, अंग्रेजों का भारतीयों पर अधिकार भारतीयों को न्यायपूर्ण लगता है। अंग्रेजों का भारतीयों पर अधिकार भारतीयों को न्यायपूर्ण लगता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल ये कह सकते हो आप कि भारत के लोग जो चाहते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि जब तक ब्रिटिशर्स भारत के अंदर हैं तब तक भारत को अच्छी तरक्की मिल सकती है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल ये है कि याचिकाओं, प्रस्ताव, प्रतिमंडल, पर्चे और बैठकों के माध्यम से जनता की मांग, मतलब इसके अंदर 3P वाला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए आप, 3P वाला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, प्रे, पेटिशन और प्रोटेस्ट, प्रे, पेटिशन और प्रोटेस्ट, 3P करके डैश लगा के लिख लेना, प्रे, पेटिशन और प्रोटेस्ट, ठीक है।
ये लिखा हुआ है। हिंदी में लिखना चाहो तो प्रार्थना, याचिका और विरोध लिखो। हिंदी में लिखना चाहो तो प्रार्थना, याचिका और विरोध। ठीक है, डिमांड्स लिख लीजिए। उसके बाद डिमांड्स लिख लीजिए। डिमांड्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट इसके अंदर लिखिए संवैधानिक डिमांड्स या संवैधानिक मांगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड जिसको बोलते हैं। संवैधानिक मांगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स, और जैसी लिखी है वैसे ही यहाँ पे लिख लेना। अपने पॉइंट्स में बना के जैसे लिखी है वैसे ही लिख लो। शॉर्ट ट्रिक बना लिया, जिसको याद हो वैसे लिख लो, जैसे याद हो वैसे लिख लो। क्योंकि इसका मेंस का आंसर देने वाला हूँ मैं, जो आपको मेंशन करने वाला है। जिन्होंने नहीं लिखा है जल्दी जल्दी लिख लो विद इन 5 मिनट्स, और जिन्होंने लिख लिया उनको देख देख के याद कर लो जल्दी से। जिन्होंने लिख लिया है वो याद कर लो, और जो लोग पहले याद है वो लोग सामने जाके खड़े हो जाओ। उठा दूंगा और पूछ लूंगा, और जिन सबके नाम पता है वही लोग बातें ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, लिख ली सारी डिमांड्स। अठारह सौ बयासी का रिपन प्रस्ताव के 1882 के अंदर रिपन ने जब अपना प्रस्ताव लेके आए थे तो उस समय में उन्होंने भारतीयों की कुछ डिमांड्स को फुलफिल किया था। जैसे प्रस्ताव के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई थी जिसके अंदर अगर भारतीय शस्त्र अधिनियम के अंदर कोई रोक लगाई जा रही है तो उसको रोक को लगाना वाजिब नहीं है, गलत है ना। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम वहाँ पे प्रस्ताव में ये लिख सकते हो कि शस्त्र अधिनियम के ऊपर लगाई गई रोक भारतीयों के लिए एक गलत तरीका है, तो उसको थोड़ा ओपन कर देना चाहिए। प्रस्ताव में अंदर ये भी बात की गई थी 82 के अंदर कि भारतीयों की शैक्षणिक जो चीज़ें हैं उसके अंदर कुछ सुधार दिए जाए। शिक्षा में सुधार की बात कह सकते हो आप उसके लिए, ठीक है। उसी के बाद आप देखोगे जैसे हंटर कमीशन आया, उसी की रिकमेंडेशन पे आया था जो रिपन का प्रस्ताव था। तीसरी चीज़ आप इसके अंदर ये देखोगे कि इसी समय में भारतीय लोगों ने एक डिमांड रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने। वो डिमांड ये थी कि प्रशासनिक सेवाओं में हमें परिवर्तन चाहिए, और वो परिवर्तन एक तो भारत के अंदर सेवाएं हैं, ऊपर से एज क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाए, तो उस एज क्राइटेरिया को भी यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई। और इसके अंदर एक चीज़ ये थी कि रिपन भारत के अंदर कुछ सुधारवादी नीतियों को लागू करना चाहते हैं। उन सुधारवादी नीतियों को लागू करने के लिए उन्होंने
उन्होंने भारतीय शिक्षा के साथ साथ भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में बहुत सारे परिवर्तन किए जो उस प्रस्तावों का पार्ट हुआ करते थे। उन प्रस्तावों में यही सारी डिमांड और ये सारी बातें की गई। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। पहली बार सबसे अगर भारत के अंदर स्थानीय सुशासन आया था तो इसी समय का हाँ, इनको जनक भी बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, तो वो इनका प्रस्ताव था। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। और सबसे पहले मैं वही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गए तीनों। ठीक है, आगे देखिए, कुछ सिविल राइट्स की डिमांड है। बस ये 3 सिविल राइट्स इस समय डिमांड किए गए थे समय में। जो नागरिक के अधिकारों की डिमांड हो रही है उसमें संघ बनाने का अधिकार। संघ का मतलब यहाँ पे क्या है? यूनियन बनाने का मतलब। जो हम लोग ट्रेड यूनियंस वगैरह पीछे पड़ के आए थे, या कुछ ऐसे संगठन भारत के अंदर बनाने के हमें अधिकार मिल जाए जिसके थ्रू हम अपनी डिमांड्स रख सके। संघ बनाने के अधिकार में ये भी आ सकता है कि आगे चल के जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बोला गया, एचआरए बोला गया। एचआरए जिसको सचिंद्रनाथ सान्याल ने बनाया, भगत सिंह ने आगे चलते उसमें एचएसआरए करके सुधार किए। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की छूट भारतीय चाहते थे और वो छूट आगे चल के मिल गई थी। ठीक है, लेकिन संघ बनाने अगर अंग्रेज यहाँ दे देते भारतीय को इस समय में, तो शायद वो क्रांतिकारी गतिविधियां और बढ़ जाती। कांग्रेस तो अच्छी नीतियों के थ्रू भारतीयों के ऊपर कह सकते हैं कि एक कंट्रोल रखी हुई थी, लेकिन अगर उन संघों को या फिर यूनियंस को भारत के अंदर जगह जगह पे बनवा दिया जाता, संघ का मतलब दल हो गए, छोटे छोटे दलों को बनाने की अनुमति, और वो दल क्या करते, राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाते और अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों के अगेंस्ट में आंदोलन चलाने शुरू कर देते। और ऐसे बहुत सारे आंदोलन अभी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे गदर पार्टी एक संघ ही तो है, एक आंदोलन है, भारत में नहीं बन पाई, सैन फ्रांसिस्को में बनी, लेकिन करा क्या उसने भी आगे चल के अंग्रेजों की हत्याएं करी, है ना। तो अंग्रेजों की हत्याओं में गदर पार्टी का भी नाम है, एचआरए का भी नाम है, एचएसआरए का भी नाम है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। तभी अंग्रेज यहाँ पे दल नहीं बनाने देते थे या संघ नहीं बनाने देते थे यहाँ, लेकिन इन्होंने डिमांड करी हमें संघ बनाने का अधिकार में। ठीक है, दूसरा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसकी बात क्यों हो रही है? क्योंकि प्रेस के ऊपर लगातार बार बार बैन लग जाता था। ठीक है, और बैन लगने के लिए बार बार कहीं ना कहीं एक बात बीच में आ जाती थी कि भारतीय अपनी बात रखे कैसे, और रखने के लिए अगर आपने प्रेस पे बैन लगा दिया तो हमें भाषण देने की स्वतंत्रता तो दी जाए। अगर हम कोई भाषण दे रहे हैं, भारतीयों के लिए दे रहे हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध भी दे रहे हैं, तो आप इसको स्वीकार करिए, है ना। तो भाषण देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोगों को राइट टू एक्सप्रेशन होना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस तरीके की स्वतंत्रता की डिमांड इस समय में की जा रही है। ठीक है, और प्रेस के भी अधिकार में स्वतंत्रता की डिमांड की, ये सारे सिविल राइट्स है। तो आपको पता होना चाहिए डिवीजन क्या होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स में और सिविल डिमांड्स में। नागरिकों के अधिकार ये हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार क्या है। तो ये आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार आपके क्या क्या है, या फिर आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी अधिकार कुछ दिए गए हैं, वो कौन कौन से। ठीक है, तो इस तरीके के अधिकारों का डिवीजन आपको पता होना चाहिए। इसमें ये तीनों पॉइंट मेंशन कर लीजिए जो नागरिकों के अधिकार के तौर पर आपके सामने लिखे हुए। ठीक है, नागरिकों के अधिकारों की मांग, चाहे संघ बनाने का अधिकार हो, चाहे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की डिमांड हो, या फिर प्रेस की स्वतंत्रता की डिमांड हो, ये 3 नागरिकों की डिमांड थी भारत के अंदर। कांग्रेस इसको बढ़ाना चाहता है। ठीक है, अब देखिए जितने भी इस समय में लीडर्स थे जो कांग्रेस के उदारवादी दल के अंतर्गत आते हैं, उन नेताओं के बारे में कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम्स में आपके पूछ लेता है और एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, जैसे कुछ नेताओं में पहला नाम आता है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, इनको दादा भाई नौरोजी या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, लिख लो। नहीं, क्यों मानी जाएगी? भारतीय अपनी कोई भी डिमांड रखेंगे, अंग्रेज अगर सबको मानते चले गए तो फिर भारत अपनी अंग्रेजों से स्वतंत्रता की डिमांड ही क्यों करता? उदारवादी नेता समझ के भी ना समझ बन रहे थे। उसका कारण ये था क्योंकि वो उन 20 सालों के अंदर जो 85 से 5 तक का समय था, उस समय में कांग्रेस को स्थापित करना चाहते थे। अगर उस समय में उन लोगों ने ये गलती कर दी होती कि जैसे ही संघ बनाया और अटैक करना शुरू कर दो,
तो उस समय में कांग्रेस का अस्तित्व भी खत्म हो जाता, बचता ही नहीं कांग्रेस। तो उस समय में उन लोगों ने एक नीति अपनाई कि इस समय में साथ दो इनका थोड़ा, जिससे हम लोग कम से कम स्टैब्लिश हो जाए। तो स्टैब्लिशमेंट के लिए सपोर्ट चाहते थे अंग्रेजों का, और बिना उनके सपोर्ट के भारत के अंदर कोई संस्था चल ही नहीं सकती, क्योंकि अंग्रेज रूल कर रहे हैं भाई, और आप किसी के अंडर के रूल के अंदर उसी के अगेंस्ट में बहुत बड़ा प्रावधान लेके चलो, तो ये कैसे पॉसिबल है? वो तो बैन लगा देगा, इलीगल बता देगा आपको। 85 से लेकर 5 तक का एक बहुत समय, लंबा समय रहा है, तो इसमें कांग्रेस को ये उदारवादी जो नेताओं थे उनको ये समझने की जरूरत थी कि अंग्रेज जो है केवल अपना ही देश चाह रहे हैं, और दूसरी बात वो प्रार्थना से नहीं दबाव से ही। तो ये बात समझ में आई ना, लेकिन 1905 में आई। अगर ये 20 सालों के अंदर कोई अंग्रेज ऐसा बड़ा डिसीजन लिए होते तब समझ आ गई होती। उन्होंने 1895 में थोड़ी बंगाल का विभाजन कर दिया, 1905 में किया। तो जब एक बड़ा इंसिडेंट सामने आ गया हमारे, तो उस समय में इन लोगों को ये बात समझ आई कि हाँ ऐसे इनको मना लेना पॉसिबल नहीं। उस समय में भी एक बहुत बड़ा डिवीजन आ गया, तभी तो ये लोग नेता इस बात को समझे, तभी तो आपको उदारवादी के बाद एक उग्रवादी समुदाय दिखाई देगा। यही कारण था प्रार्थना और याचना का ही कारण था जिसमें युवा वर्ग ने साथ नहीं दिया। हाँ, प्रार्थना याचिका के ऊपर वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनका मतलब ये था, ये वही स्कूल की एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन को प्रिंसिपल के सामने छुट्टी दे दो हमें, उसके लिए लिया जाता है ना, और उसमें भी छुट्टी एक्सेप्ट होती भी नहीं है ना। बार बार फिर पेरेंट्स को बुलाया जाता, जाओ अपने पापा मम्मी से बात कराओ, तब जाके हम तुम्हारी बात को मानेंगे। तो इसके बहुत सारे तरीकों से वो किसी न किसी बहाने से मना कर देते थे। तो भारत का जो यंगस्टर था, नया युग था, उसे ये लगा कि ये एक बहुत पुराना तरीका है, और इस तरीके से भारत में बड़ा बदलाव नहीं होगा, और अगर होगा तो उसके लिए बहुत समय चाहिए, बहुत ही ज्यादा समय चाहिए। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि 100 साल में आज़ादी चाहिए, हमें तो तुरंत आज़ादी चाहिए। ऐसा एक दल यहाँ पे पैदा हो गया था। तो उन्होंने बोला कि अब एक ही तरीका है, और वो है हिंसा का सहारा लेना, कि जब तक हिंसात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक ये लोग किसी भी तरीके से भारत को नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो ये धीरे धीरे डेवलप हुई है सब चीजें, है ना। जैसे कि राष्ट्रवादी नेताओं का कथन आते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि कांग्रेस में लोग पदों के भूखे हैं। हाँ। तो सर क्या ये आंतरिक फूट का कारण बन रही थी, या तिलक को उदारवादी विचारधारा ही पसंद नहीं थी जो उन्होंने इस बात को बोला? मैंने सबसे पहले क्लास शुरू करते ही आपको एक वर्ड बताया था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, है ना। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस गांधी और अम्बेडकर में जब हो सकता है तो उस समय के नेताओं में क्यों नहीं हो सकता। और गांधी जी अम्बेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा शायद भारत में कोई नहीं दिखाई देता था उस समय, जो इतने उच्च पदों पे होते हुए उसके बाद में भी उनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। ठीक है, एक टारगेट एम के लिए भारत को आजाद कराना, भारत राष्ट्र हित में कार्य कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में भी कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। जब उन दो लीडर्स में इतने बड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो क्या भारत के जो स्टार्टिंग के नेता उनमें नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इस समय में चाहे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो, चाहे वो फिर आपके बदरुद्दीन तैयब जी हो, या जितने भी लीडर्स थे, सबके अपने अपने पर्टिकुलर डिफरेंसेस थे आइडियोलॉजी के बेसिस पे, लेकिन सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे इसलिए हुए थे क्योंकि भारत के राष्ट्र हित में, या फिर इस राष्ट्र हित के लिए भारत के लिए कुछ करना है। भारत को आजाद तो नहीं कराना चाहते, लेकिन भारत को कुछ अधिकार दिलाने, उन अधिकारों को दिलाने के लिए कुछ करना है। अब एक बंदा आया, मान लिया बाल गंगाधर तिलक का आपने नाम लिया, उस बंदे ने आके साफ तौर पे बोल दिया कि मुझे नहीं मतलब अंग्रेज भारत के अंदर क्या सुधार करते क्या सुधार ना करते, है ना। मुझे इससे मतलब है कि भारत स्वराज ले ले, और स्वराज का मतलब भारत सेल्फ रूल ले ले, भारतीयों का रूल आ जाए। उनका आइडियोलॉजी ये थी, उस आइडियोलॉजी के फॉलोअर बहुत सारे बन गए। उन्होंने बोला बात तो सही है, अंग्रेज हमारे ऊपर रूल ही क्यों करे, भारतीयों को इसके ऊपर रूल करना चाहिए, है ना। तो वो एक विचारधारा है, और वो विचारधारा भी सही है, ये विचारधारा भी सही है। हम गलत किसी को इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि सभी का योगदान है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर और भारत को आज़ादी दिलाने के अंदर। अगर यही नहीं शुरू हुआ होता तो फिर अतिवादी या उग्रवादी दल कर क्या लेंगे, ये भी सोचो। अधिवेशन जो आपने बोला वर्ष में एक बार, वो भी वर्ष के अंत में होता है। हाँ, तो सर क्या मतलब केवल बरसात में एक मेढक की तरह कूदने से क्या सारे पूरे वर्ष का डिस्कस निकाला जा सकता है? तो उस हिसाब से बजट भी एक वर्ष में एक बार नहीं होना चाहिए, वो भी बरसात में मेढक की तरह कूदने वाली चीज हो सकती है। रणनीति के तौर पर होता था ना? नहीं, रणनीति तो यहाँ भी बन रही है। एक साल में कांग्रेस के नेताओं को टारगेट्स दिए जाते थे कि जाओ ग्राउंड लेवल पे ढूंढो जाके, एक साल तक ट्रैवल करो जाके, हर जगह पे देखो, लोगों की समस्याएं सुनो जाके। जब लोगों की समस्याएं सुनने के बाद में एक मजबूत नेता उभरता था जनता की चॉइस से, तो मतलब जनता इस लीडर को ज्यादा पसंद कर रही है। मतलब जैसे मान लिया गोपाल कृष्ण गोखले ग्राउंड पे उतरे, लोगों ने उनके नाम के नारे लगाना शुरू कर दिए
ये हमारे नेता है, तो बोले चलो इनको ही प्रेसिडेंट बना देते हैं इस बार कांग्रेस का, और सारी जो लोगों की डिमांड है यही रखेंगे, है ना। तो ये 1 साल के अंदर ही तो आप तय कर पाओगे, 1 साल को तो कम से कम समय चाहिए लोगों की समस्याओं को समझने के लिए। लेकिन हाँ, उसके बीच में अगर कोई बड़ी चीज की रिक्वायरमेंट होती थी, कोई बड़ी डिमांड होती थी, तो उसके लिए विशेष सत्र भी होते हैं। ये भी मैंने बताया आपको, कम से कम 15 से 20 विशेष सत्र भी हुए, और उन विशेष सत्रों को इसलिए रखा जाता था कि अगर कोई एक्स्ट्रा डिमांड या बीच में अचानक कोई जरूरत पड़ गई, नहीं अभी डिसीजन लेना, तो कांग्रेस उस समय भी तैयार है, वो भी उस समय भी अपनी मीटिंग किया करते थे, है ना। अब आप सोचो, कांग्रेस के डेलीगेट्स पहली बार में ही 72 थे, अगर हम बाद में बात करें तो अगले ही साल में लगभग 400 डेलीगेट्स हो चुके थे, उसके अगले साल में बात करें तो ये संख्या 5000 तक पहुंच चुकी थी, और ये धीरे धीरे संख्या लाखों में जा रही है। इन लाखों लोगों को एक स्टेज के ऊपर कलेक्ट करना एक ही बार तो कर सकते हो, साल में हर महीने तो नहीं कर सकते ना। आयोजन किसी भी चीज का साल में एक ही बार किया जा सकता है, जब आप उसको पूर्ण तरीके से समझ लो समस्याओं को, है ना। तो एक आकलन होता था कि अब ये समस्याएं आप जाके हमको सुधार, ठीक है। तो एक एक नेता करके इन सारे नेताओं के बारे में पढ़ना है हमें, कि दादा भाई नौरोजी इस समय अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया है, तो कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता के तौर पर कैसा दिया, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इसलिए इनको बोला जाता था क्योंकि उस समय भारतीय राजनीति के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड अगर लीडर के तौर पर किसी को माना जाता था तो इन्हें माना जाता था। जैसे मैंने बताया था, भारत के बाहर भी हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन के अंदर भी इनको बुलाया गया था, वहां भी ये उसका सदस्य के तौर पर रहे थे, है ना। तो इनको भारतीय राजनीति ही नहीं, ब्रिटेन की राजनीति का भी बहुत ज्यादा एक एक्सपीरियंस था। उसी एक्सपीरियंस के तौर पर इन्होंने भारत की कई सारी आर्थिक नीतियों के लिए भी काम किया, जैसे पॉवर्टी एंड अनबिल्किश रूल इन इंडिया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसके अंदर ये धन की निकासी के सिद्धांत को देते हैं। वो धन की निकासी का सिद्धांत देने के बाद में ये काफी पॉपुलर लीडर बन गया भारत के अंदर, और इस पॉपुलरिटी के बाद में इन्होंने भारत के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन या कांग्रेस की स्थापना में अपना सबसे ज्यादा योगदान दिया, ठीक है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन या दादा भाई नौरोजी भारत के अंदर कांग्रेस की स्थापना के सबसे बड़े सदस्य के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर आपसे कुछ विशेष टिप्पणी करने को बोला जाए, तो जैसे हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में इनके बारे में कुछ पढ़ा, ऐसी कांग्रेस में इनका योगदान की अगर बात आ जाए तो आप कांग्रेस के योगदान के अंदर इनको सबसे महत्वपूर्ण लीडर के तौर पर और उदारवादी नेता के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, मैं भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स बताऊंगा, किसी एक पर्सनल व्यक्तित्व का ही क्वेश्चन आ गया, मान लिया हमने, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी के बारे में, आपको कोई क्वेश्चन के बारे में लिखना, आंसर लिखना है अगर उसका, ठीक, तो उस आंसर को आप लिखने के लिए जरूरी नहीं कि वहां पे उस व्यक्ति की जन्म कुंडली लिख दो, बैठे नहीं लिखनी होती है जन्म कुंडली कभी भी आंसर में। वो नहीं पूछ रहे इनकी बर्थ का, वही डेथ का, वही क्या इरा था जिसमें एक आंदोलन में पार्टिसिपेट, नहीं, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर इनका योगदान कैसा था, ये किस तरीके की चीजों को भारत के अंदर आके इन्होंने इन्वेंट किया या उसके लिए कार्य किया, है ना। तो अब आपको क्या करना है, दादा भाई नौरोजी की कुछ आइडियोलॉजी तो ये दिख रही है आपको कि इस तरीके के कार्य करते थे। दूसरा, अगर आपको लिखना है इसके अंदर मेंशन करना, तो उदारवादी नेताओं की सारी तत्व इनके अंदर पाए जा रहे हैं। उदारवादी एक सोच बताई मैंने आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स बताई, आर्थिक डिमांड्स बताई मैंने आपको, ठीक है। ये सारी डिमांड्स आप उस व्यक्तित्व के आंसर्स में मेंशन करके चले आओ, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की डिमांड अगर लिखने को आए तो आप सिर्फ उसको वहीं लिखो, आप इसको कहाँ लिख सकते हो, दादा भाई नौरोजी की भी आइडियोलॉजी में भी लिख सकते हो कि दादा भाई नौरोजी की आइडियोलॉजी क्या थी। वो समय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने भारत के अंदर 3 तरीके की डिमांड्स अपनी रखी। पहली डिमांड थी संवैधानिक डिमांड, और जो पॉइंट मैंने आपको लिखा है वो लिख दो उसके अंदर, ठीक है। दूसरी डिमांड आर्थिक डिमांड के तौर पर वो लिख दो, नागरिकों की डिमांड थी वो लिख दो। तो क्या होगा, दादा भाई नौरोजी का एक क्वेश्चन पूरा फ्रेम कर ले जाओगे। किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, इसको ज्यादा देखा जा रहा है, वो किसी भी पर्सनैलिटी पे उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। तो उसका मतलब ये नहीं कि दादा भाई नौरोजी के बारे में मैं आपको पूरी जीवनी पढ़ाऊं, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं। उसका ये मतलब है कि ये है तो उदारवादी नेता ही, और उदारवादी नेता की क्या सोच है वो सोच आप पीछे पढ़ चुके। तो यही पूरी सोच को उठा के दादा भाई नौरोजी के आंसर में आपको मेंशन कर दे रहा है, ठीक है। ये एक तरीका है आंसर को लिखने का। दादा भाई नौरोजी के बाद में फिरोज शाह मेहता, ठीक है। क्या चीज, ट्रेन थ्योरी,
ड्रेन थ्योरी का मतलब ये था, मैंने बताया भी था क्लास में पहले, धन की निकासी का सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है। धन की निकासी का सिद्धांत मतलब जब ये ब्रिटेन के अंदर गए तो ब्रिटेन के अंदर जाने के बाद में इन्होंने वहां पे ये देखा कि भारतीय जितना भी धन है वो सारे धन को उठा के ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में लाते हैं, ठीक है। करेंसी हो गई, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, वहाँ की बहुत सारी बहुत वैल्यूएबल चीजें थी, वो सारी की सारी कहाँ मिलती थी? ब्रिटेन में देखने को मिलती थी। जब वो सारी चीजें ब्रिटेन में जा रही हैं और उसके बारे में भारतीयों को पता भी नहीं, तो वो क्या है? धन की निकासी, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, मतलब उसको भारत में बिना भारतीयों की अनुमति से ले जाया जा रहा है, उसी को क्या बोला जाता है? धन की निकासी बोला जाता है। धन का बहिर्गम का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, ठीक है, वही बोला है। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे के शेर, ठीक है, या फिर लाइन ऑफ बॉम्बे के तौर पर इनको जाना जाता था, ठीक है। बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर, या फिर आप देखोगे जितने भी आंदोलन उस समय में वहां पे हुए, उस आंदोलन के सबसे अग्रणी नेता के तौर पर ये जाने जाते हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की जैसे बात की थी हम लोग में, तो उनके भी कांग्रेस के सेशन आपको याद रखने, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस के अध्यक्ष कोई रहा है तो जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी रहे, ठीक है। तो इनके अध्यक्षता के ऊपर भी आपको आंसर में अपना क्लेम कर सकते हो कि दादा भाई नौरोजी टोटल 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। इसी तरीके से इनके बारे में मेंशन करने को तो 1890 का जो सेशन था, उस सेशन के अंदर यहाँ पे फिरोज शाह मेहता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। इनके बारे में और चीज अगर लिखनी है तो बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी साप्ताहिक था, पीछे हम लोग ने उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। वो एक समाचार पत्र 1910 में इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। अंग्रेजों ने इन्हें नाइट की उपाधि, नाइटहुड की नहीं, इसकी नाइट की उपाधि दी थी। अंग्रेजी वाले KNIGT लिखेंगे उसको, ठीक है, NIGST वाला नहीं लिखना है, ठीक है, रात वाला नहीं लिखना है। नाइट का मतलब सम्मान से पुकारा जाता है किसी को भी, जब किसी को सर बोला जाता है तो उसको नाइट की उपाधि दी जाती है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इसको नाइटहुड की उपाधि के साथ में नवाजा था, और नाइटहुड का मतलब नाइट की उपाधि के साथ में नवाजा था, और नाइटहुड की उपाधि के साथ किसको नवाजा है? नाइटहुड किसको बोला जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। फिरोज शाह मेहता को सिर्फ नाइट बुलाया गया और उनको नाइटहुड बुलाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो उस उपाधि से इनको नवाजा गया था। तो फिरोज शाह मेहता का भी बहुत क्रूशियल रोल है कांग्रेस के स्टार्टिंग के सेक्शन में। कांग्रेस जिस तरीके से वर्क करती थी उसके अंदर दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये वो एक्सपीरियंस लीडर्स हैं जिनकी बातों को माना जाता था। इन्हीं के आधार पर सारे के सारे डिसीजंस लिए जाते थे, ठीक है। WC बनर्जी, इसके बाद में WC बनर्जी के बारे में देखिए, बेसिकली सबसे पहली चीज तो एक बैरिस्टर थे, लॉयर, ठीक है। बैरिस्टर का मतलब ब्रिटेन से अपनी डिग्री को लॉ में प्राप्त किए हुए थे, ठीक है। और कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, उस स्थापना से पहले भी ये कई सारे और एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट रहे, ठीक है। तो उन ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन का एक एक्सपीरियंस इनके पास में था, जो इन्होंने पूरा आगे कांग्रेस में यूज किया, ठीक है। तो उस कांग्रेस के एसोसिएशन को इतना मजबूत एसोसिएशन बनाने में इनका रोल बहुत ज्यादा माना जाता है, ठीक है। और ये पहले कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, ये तो आप लोग जानते ही हो। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष के तौर पर इन्हें जाना जाता है। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले व्यक्ति थे जो जाके चुनाव लड़े थे। भारतीय पहला कौन था जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर चुनाव लड़ गया था? वो ये था। और इनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी, वहाँ पे कोई भी भारतीय समर्थन मुझे नहीं मिलेगा, वहाँ तो सारे ब्रिटेन के समर्थक लोग होंगे। उसके बाद भी ये हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके इलेक्शन लड़े, ठीक है। तो ये भी बड़ी बात थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके इलेक्शन लड़ना, जहाँ के सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। वहाँ ये जाके इलेक्शन लड़े। इसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, राष्ट्रगुरु जिनको बोला जाता है, राष्ट्रगुरु के उपाधि के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक। नहीं, उससे नहीं किया जा सकता। हाँ, बेसिकली वो कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस में आपसी ही इतनी फूट पड़ी हुई है, आपस में इतनी प्रॉब्लम्स है, और ये लड़ने चले अंग्रेजों से, है ना। तो ये बात कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानी जाती थी, जिसके अंदर ये बोला जा रहा था
कि कर्जन ने भी इस चीज़ को लेकर बोला था कि मैं चाहता हूँ अपनी आंखों से देखना कि जब वो अपनी मृत्यु शैया के ऊपर लेटी हो और अपनी अंतिम सांसें लेती हो। तो कांग्रेस को इस तरीके से इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपसी फूट बहुत, अभी उदारवादी उग्रवादी दलों में आप बहुत बड़ी फूट देखोगे, तो इस वजह से कर्जन ने इस बात को बोला। ठीक है, हाँ, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उससे पहले भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहे, जिसमें इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में एक सबसे इम्पोर्टेंट एसोसिएशन, ये वही एसोसिएशन है जो आगे चल के कांग्रेस का पार्ट बन गई थी। ऐसे बहुत छोटे छोटे दल हैं जो कांग्रेस में अपने आप को संभाले थे, जिसमें इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कांग्रेस में अपने आप को मिला दिया था। ठीक है, तभी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऐसे लीडर्स भी आपको कांग्रेस के अंदर दिखाई देते हैं। और वो दल उस समय में बड़े थे। ठीक है, द बंगाली के नाम से उन्होंने अपना एक अखबार भी शुरू किया था, और द बंगाली उस समय का बहुत रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था। रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर का मतलब उसके अंदर अंग्रेजों के विचारों की बहुत बड़ी तरीके से आलोचनाएं की जाती है। ठीक है, तो वो आलोचनाएं अंग्रेजों की इस न्यूज़पेपर के अंदर की जा रही हैं। 1869 और 71 में 2 बार सिविल सेवाएं इन्होंने अपनी की थी। 69 में भी पास किया, लेकिन 69 में इन्हें बैन कर दिया गया सिविल सेवाएं ज्वाइन करने से। बोले आप सिविल सेवा ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपकी एज पूरी नहीं हुई है, मतलब 21 वर्ष की इनकी आयु नहीं हुई थी इस समय, इस वजह से इनको हटा दिया गया था सिविल सेवा पास होने के बाद। ठीक है, तो उस वजह से इनको हटा दिया गया था। एक बार इनको फिर से 71 में ये जब पहुंचे सिविल सेवाओं के लिए, तो 71 में भी सिलेक्शन हुआ, फिर इनको रोक दिया गया। अब वो रोक दिया गया था इस वजह से कि तुम भारतीय हो, नस्ली टिप्पणी करते हुए इनको सिविल सेवाओं में पार्ट नहीं करने दिया गया। ठीक है, फिर आगे ये पूरी तरीके से राजनीति के अंदर इन्वॉल्व हो गए और इन्होंने बोला अब मैं आगे अपना जीवन राजनीति के अंदर ही पूरी तरीके से इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखने वाले भी यही व्यक्ति हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन वो आंदोलन है जिसको आगे चलकर आप लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तौर पर जानते हो, जिसको गांधी जी ने शुरू किया था। हालांकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब इनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इस आंदोलन के एक पूरे विचार को ये अपनी मृत्यु से पहले लोगों के सामने रख गए थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन एक तरीका हो सकता है जिससे अंग्रेजों को रोका जाए। तो ये आंदोलन का कहीं ना कहीं एक आइडिया गांधी जी ने कहाँ से लिया है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी से लिया। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का आइडिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चल के जब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें। ठीक, उसके बाद सुब्रमण्यम अय्यर, इनके नाम को आप पहले भी सुन चुके, स्वदेश मित्र और द हिंदू न्यूज़पेपर को इन्होंने उस समय में चलाया था या उसके फाउंडर थे। और उस समय कई सारी क्रांतिकारी एक्टिविटीज उन न्यूज़पेपर के माध्यम से हुआ करती थी और ये उसके अंदर अपनी बात रखा करते थे। मद्रास महाजन सभा, उसका भी फाउंडेशन इन्होंने किया था, उसके सह संस्थापक के तौर पर, को फाउंडर के तौर पर ये जाने जाते हैं। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी इनकी भागीदारी है वो भागीदारी को इस तरीके से देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने अपने मतों को, अपने विचारों को या अपने जो भी उद्देश्य थे उन सारे उद्देश्यों को एक मीडिया प्रेस के माध्यम से लोगों तक पूर्ण रूप से पहुंचाया। ठीक है, तो सुब्रमण्यम अय्यर जो इसलिए जाने जाते हैं। ठीक है, हाँ, सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इनको फादर ऑफ साउथ बोला जाता है, साउथ इंडिया बोल सकते हो आप इनको, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया भी इनको बोला जाता है। ठीक है, साउथ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि साउथ के अंदर जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उन क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पे इनके रोल को काउंट किया जाता है। जैसे अगर साउथ इंडिया के अंदर जो भी आंदोलन नॉर्थ इंडिया से पहुंचाए जाते थे उन सारे आंदोलनों के अंदर इनकी भागीदारी रहती ही रहती थी। इन्होंने वहां पे चीफ जस्टिस के तौर पर कार्य किया था मद्रास के अंदर। भारतीय चीफ जस्टिस कोई बन जाए अंग्रेजों के समय में तो आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है ना। तो भारतीय चीफ जस्टिस थे उस समय ये, कहाँ पे? मद्रास के अंदर, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर ये उस समय में क्या थे? चीफ जस्टिस थे। ठीक, चीफ जस्टिस के तौर पे इन्होंने मद्रास में कार्य किया था। ठीक है, तो सुब्रमण्यम अय्यर, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि साउथ के ग्रैंड ओल्ड मैन के तौर पर इनको संबोधित किया जा सकता है और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ादी के शुरुआती तत्वों में अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। ठीक है, उस समय सर न्यायिक अधिकार और कार्यकारी अधिकार तो पृथक थोड़ी थे, क्या नहीं थे? पृथक अलग अलग थोड़ी थे। हाँ, नहीं, इस समय तक नहीं थे, आगे चल के हुए इसके बाद। तभी तो एक भारतीय को जज की कुर्सी दे दी गई कि अगर कोई भारतीय डिसीजन ऐसा ले ले
कि जिसमें अंग्रेजों का नुकसान हो तो उसमें कार्यपालिका कूद जाएगी और उसको बचा लेगी, है ना। तो इस तरीके से कभी तक अधिकार दिए गए। इसके बाद में जस्टिस एम.जी. रानाडे, जस्टिस एम.जी. रानाडे नामी के आगे जस्टिस लगा हुआ है, ठीक है। और जस्टिस मतलब ये भी जज रहे होंगे, तो इन्होंने भी जज की गद्दी संभाली थी उस समय में, ठीक है। लेकिन इनके बारे में कई सारी और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इन्हें राय बहादुर की उपाधि से नवाजा जाता है, राय बहादुर बोला जाता है इनको, ठीक है। जस्टिस एम.जी. रानाडे ये वो व्यक्ति हैं जो गांधी जी के गुरु के भी गुरु हैं, ठीक है। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु अगर किसी को बोला जाता है तो एम.जी. रानाडे को बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आपसे डायरेक्ट गुरु के तौर पे ना पूछा जाए और पूछ लिया जाए गुरुओं का गुरु कौन, जैसे एक बार पूछा गया था गुलामों का गुलाम कौन, है ना। एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये आपसे पूछा गया है कि गुलामों का गुलाम किसको बोला जाता है। मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे आप, इल्तुतमिश के बारे में वो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे अगर गुरुओं का गुरु कौन है या इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो उसके अंदर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जस्टिस एम.जी. रानाडे की बात हो रही। एम.जी. रानाडे फिर ये भी कांग्रेस के अध्यक्षों में से एक थे और इन्होंने भी कांग्रेस को उस समय में स्टार्टिंग के तौर पर अपनी सदस्यता दी थी, ठीक है। और कह सकते हैं इन्होंने विधवा विवाह संघ के संस्थापकों में से भी एक नाम इनका आता है। विधवा विवाह संघ के संस्थापक थे और जो भी विधवा हो जाते थे, जैसे हम लोग एक एक्ट के तौर पर पढ़े थे, विडो रीमैरिज एक्ट वाला जो एक्ट पढ़े थे, वो संगठन के तौर पर चला आया था, उस अधिनियम के बाद उसका संगठन बन गया था, तो उन संगठनों के संस्थापक के तौर पर इनको जाना जाता था, ठीक है। और एम.जी. रानाडे का क्रिटिसिज्म भी भारत के अंदर थोड़ा सा हुआ था। वो क्रिटिसिज्म इस तौर पे हुआ था कि एक काफ़ी बाल अवस्था में इनका विवाह हो चुका था, लगभग 14 साल की उम्र में, और 14 साल की उम्र में इनका जब विवाह हो गया था तो एक तो इनके ऊपर दोष लगता था बाल विवाह का। तो एक तो इनको एक तरफ बोला जा रहा है कि आप बात कर रहे हो कि समाज में सुधार किया जाए, ऊपर से खुद बाल विवाह कर दो, है ना। तो बोले चलो वो तो मेरे पेरेंट्स ने कर लिया, मुझे उतना होश नहीं था उस समय, वो सारी चीज़ें। लेकिन 14 साल की उम्र में 31 ईयर्स की एज में इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, ठीक है। जब ये 31 साल के थे तो इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और 31 साल की उम्र में ये एक दूसरा विवाह करते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर फिर आरोप था पुनर्विवाह, ठीक है, कि आपने क्या करा, फिर तो पुनर्विवाह की परंपरा को जीवित कर दिया और लोग अब क्या करेंगे, आपसे इंस्पिरेशन लेके दूसरे विवाह की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बहुविवाह जैसी प्रथा कहीं ना कहीं देखने को मिली। तो कुछ क्रिटिसिज्म इनका उस बेसिस पे हुआ, लेकिन ये सारी चीजें इन्होंने अपनी मर्जी से या अपने आप नहीं की थी, प्रेशर में समाज के आगे या अपने पिताजी के प्रेशर में आके इन्होंने ऐसा किया था, जो इन्होंने बाद में तथ्य दिए थे, ठीक है। तो एम.जी. रानाडे आप क्रिटिसिज्म इनका कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं योगदान अगर देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इतना स्थापित करने में, तो वो एम.जी. रानाडे का एक उदाहरण के तौर पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जैसे विधवा पुनर्विवाह का, तो उसको तो एक बार तो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन विधवा पुनर्विवाह की आलोचना नहीं कर सकते। तुम्हें हर चीज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, ये वाली कि मेल और फीमेल को बराबर क्यों नहीं रखा जाता है ना, ये वाली प्रॉब्लम हो ही जाती है। देखो, समाज में जब भी एक वर्ग को ऊपर उठाने की बात हुई है, जब भी बात हुई है, तो उसके अंदर पीड़ित वर्ग को उठाने की बात होती है। पुरुषों को कभी पीड़ित नहीं समझा गया किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में। वो इसलिए नहीं समझा गया क्योंकि पुरुष वर्ग ही वो वर्ग है जिसने दूसरे वर्गों को दबाया हो, ऐसा माना गया, ठीक है। अब जिस वर्ग को पीड़ित नहीं समझा जाता, उस वर्ग को आप राइट्स या अधिकार दिलाने की डिमांड कैसे कर सकते हो, ठीक। तो अगर आप जो बात कर रहे हो कि विद्युत के लिए भी ऐसे राइट्स या अधिकारों की बात की जाती है, ऐसा कुछ होता, ये की जाएगी, इन फ्यूचर जरूर की जाएगी कि जैसा समाज जा रहा है इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। उस समय में महिलाओं को सच में इतना ज़्यादा दबा के रखा जाता था, इतना उन पर प्रेशर होता था, वो किसी भी चीज़ में आपको आगे आते नहीं दिखाई देगी। 1890 में सर्वप्रथम एक सदस्य महिला थी कांग्रेस के अंदर, जो आई थी उस समय जैसे तैसे स्ट्रगल करती हुई, ठीक है, एक महिला। उसके बाद में अगर हम लोग 1905, 10, 15, 16 तक जाएं, तब भी महिलाओं की संख्या बहुत सीमित दिखाई देती है, लाखों में भी आपको सैकड़ों में महिलाएं नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। और आज के समय में संसद में भी चले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ बहुत दूर नहीं, आज के समय में देख लो, ठीक है। तो तब भी कह रहा हूँ एक रेशियो जो है अभी भी महिलाओं का काफी ज्यादा कम दिखाई देता है। हाँ, महिलाओं का जो रेशियो है वो लगातार बढ़ रहा है ऐसी चीज़ों में, और बढ़ना भी चाहिए, लेकिन जो बात आप कह रहे हो वो बात समस्या उस समय की नहीं, उस समय में पुरुषों के अधिकार के ऊपर बात नहीं की जा रही, क्योंकि जो पीड़ित वर्ग है उसी की बात की जाएगी। अब आपको ब्राह्मणों को अधिकार उस समय क्यों नहीं दिलाए गए, ये तो वही वाली बात हो गई, क्योंकि ब्राह्मण को अधिकार कैसे दिलाते,
उस समय में ब्राह्मण वर्ग के ऊपर एक आरोप था, वो आरोप था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, दलित वर्ग का शोषण कर रहे हैं। तो दलितों के अधिकारी की तो बात होगी उस समय। तो इस वजह से ये उसी तरीके से बात हो गई कि मेल डोमिनेंसी है, ठीक है, और जो सत्ता है पूरी तरीके से चल रही है वो पितृसत्तात्मक चल रही है। तो आप पितृसत्तात्मक सत्ता के अंदर जो डिमांड करोगे, जो भी आप अपने अधिकारों की बात करोगे, तो महिलाओं के अधिकारों की बात करोगे। इस वजह से जो भी पुरुष ऐसे कोई डिसीजन ले लेता था जिससे महिलाओं का डिग्रेडेशन दिखाई देने लगता था, फिर वो कितने भी बड़े पद पे हो उसका क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता था, ठीक है। और आज भी ऐसे होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं, ठीक ठीक। इसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम यहाँ पे आता है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बता चुका हूँ आपको। गोपाल कृष्ण गोखले वो व्यक्ति जो गांधी जी के भी राजनीतिक गुरु के तौर पर जाने जाते हैं, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु के तौर पर गांधी जी को भारत के अंदर लाने का निमंत्रण देने के लिए भी इन्हीं को जाना जाता है कि इन्होंने भारत के अंदर गांधी जी को 1901 के कांग्रेस के अधिवेशन में भी बुलाया, और बाद में 1915 में भी गांधी जी को परमानेंट तौर पर यहाँ बुला लिया। और गांधी जी से एक बात इन्होंने आते ही बोली थी, और वो ये बोली थी कि कांग्रेस के अंदर पार्टिसिपेशन लेने से पहले या भारतीय राजनीति में कूदने से पहले एक बार जरूर पूरे भारत का निरीक्षण कर लेना, मतलब पूरे भारत को घूम लेना, हर एक व्यक्ति से जाके मिल लेना, उनकी समस्याओं को ग्राउंड पे समझ लेना। तो गांधी जी ने एक साल 15 से लेकर 16 तक पूरे भारत में अपना जगह जगह पे घुमा करते थे और घूम के लोगों की समस्याएं सुना करते थे। तो वो जो एक्चुअल समस्याएं भारत की थी, उन समस्याओं को कौन समझ पाएगा? वही व्यक्ति समझ पाएगा जो भारत के एक एक क्षेत्र के अंदर लोगों से जाकर मिला होगा, है ना। तो वो समस्याओं को वहां बैठ के समझ चुके थे, और गांधी जी जब ये समस्याएं समझ गए तभी जाके 1917 का चंपारण भी सफल हुआ, तभी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी सफल हो गई, है ना। और तभी गांधी जी के आने वाले असहयोग आंदोलन से लेकर जितने आंदोलन थे सब सफल इसलिए होते चले गए क्योंकि गांधी ने इस समय ग्राउंड लेवल पे वर्क कर लिया, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे जो व्यक्ति वर्क कर लेता है, लोगों से जाके मिल लेता है, वो लोगों की समस्याओं को भी समझ जाता है, उनके इमोशंस भी समझ जाता है, और उनकी वीकनेस भी समझ जाता है कि ये व्यक्ति को अपने आंदोलन में पार्टिसिपेट कैसे कराना है अगर मुझे आंदोलन चलाना। तो गांधी इतनी बातें यहाँ से घूम टहल के समझ गए थे कि अपने आंदोलन आगे चलाने कैसे। तो इस समय योगदान किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले का गांधी जी को लाने में तो योगदान ही है, कांग्रेस की स्थापना में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। और भारत के अंदर अगर कोई स्वशासन या फिर सेल्फ रूल या स्वराज की स्थापना करने वाला व्यक्ति है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। वैसे स्वराज वर्ड को गढ़ने वाले व्यक्ति में अगर नाम आता दादा भाई नौरोजी का सबसे पहले आता है, ठीक है। उससे भी पहले अगर हम लोग बात करें तो बालाजी का आता है, ठीक है, बाजीराव का आता है उसके अंदर नाम, जिन्होंने सबसे पहले स्वराज जैसे शब्दों को बोला होगा, ठीक है। अगर बात करें बाद में तो फिर ये नाम किसका आता है? फिर इसके बाद में दादा भाई नौरोजी का आता है। दादा भाई नौरोजी के बाद में ये नाम गोपाल कृष्ण गोखले का आता है, जिन्होंने अपने राजनीतिक तौर पर लोगों के सामने घोषित कर दिया था कि स्वशासन या सेल्फ रूल हमको चाहिए। ये वही जमाना है जिस जमाने में अंग्रेजों के साथ में मिलके भारतीय शासन करने की बात कर रहे हैं। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक कि अंग्रेज जो भी उदारवादी आंदोलन चल रहे हैं, उन उदारवादी आंदोलनों के अंदर अंग्रेजों के सहयोग से भारत अपनी सरकार चलाना चाहता है। यही तो चल रही है बात। लेकिन उन सब में एक नेता उठे और उठ के बोलते नहीं, हमें तो स्वशासन चाहिए, स्वराज चाहिए, तो वो नेता की एक अलग ही कुछ पहचान हो जाएगी। तो गोपाल कृष्ण गोखले इस शब्दों को सामने रखने वाले पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीतिक तौर पर इस बात को रखा था कि हमें स्वशासन चाहिए, ठीक है। तो ये सारे वो लोग हैं राजनीतिक व्यक्ति कह लो आप इनको, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को वो पायदान प्राप्त करवाया था, जिसके बाद में कांग्रेस ना तो रुका और ना 1947 से पहले उसने हार मानी, और वो 1947 तक अपनी आज़ादी लेकर ही अंतिम सांस लेते, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी नेता थे, इन नेताओं की उपलब्धियां और इनकी डीमेरिट्स या फिर इनकी कुछ कमियां भी आपको पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है आलोचनाएं भी लिखने को आ जाए कि उदारवादी दल की कुछ आलोचनाएं भी लिखी, लेकिन उससे पहले अचीवमेंट्स, कई सारे अचीवमेंट्स यहाँ पे इन्होंने प्राप्त किए थे। उन अचीवमेंट्स को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सारे नेताओं के बारे में लिख लिया, सबके एग्जाम्पल्स लिख लिए कि कौन कौन नेता हैं इस समय में, ठीक है। अब यहाँ पे एक हेडिंग डाल लो, अचीवमेंट्स या उपलब्धियां क्या हैं इस समय के लीडर्स। एक एक करके बताते जा रहे हैं, एक एक करके लिखते चले जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो आप इसके अंदर वही लिखोगे कि भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया,
ठीक है। भारतीय राष्ट्र जागृति कह लो चाहे आप इसे, चाहे भारतीयों को यूनाइट करने की बात कह लो, या एक राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट को सारे लोगों के सामने रखने की बात कह लो, उन सब में सबसे बड़े योगदान के तौर पर किसको जाना जाता है? उदारवादी नेताओं को जाना जाता है। उदारवादी नेताओं ने भारत के अंदर एक राष्ट्रवाद की संकल्पना को पैदा कर दिया था। ये संकल्पना अगर उदारवादी दल के नेता लोगों के सामने ना रखते तो शायद ये संकल्पना पैदा ही नहीं हो पाती। ठीक है। तो 57 से 85 तक हम लोग जो बार बार बात कर रहे थे कि राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, राष्ट्रवाद का उदय, तो उस राष्ट्रवाद के उदय को लोगों के सामने किसने रखा? उदारवादी दल के नेताओं ने। तो एक अचीवमेंट इनका ये कि राष्ट्रवाद के सिद्धांत को रखा। उसके बाद 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम इस समय में पारित हो गया। इंडियन काउंसिल एक्ट इन्हीं लोगों की डिमांड के बाद में पारित हुआ था। वो डिमांड कौन सी पूरी हुई? जो अभी पीछे हम पढ़ के आए, जैसे संवैधानिक डिमांड्स कुछ हमने पढ़ी, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, बढ़ाई गई 92 के काउंसिल एक्ट के अंदर। शिक्षा का विस्तार किया जाए, किया गया। भारतीयों को करों से मुक्ति दिलाई जाए, इस समय में किया गया। भारतीय मजदूरों को या फिर श्रमिक लोगों को कुछ राइट्स दिलाने हैं, वो भी 92 के काउंसिल एक्ट में दिलाए गए। तो वो सारे के सारे जो डिमांड्स भारतीय उस समय में कर रहे थे, उन डिमांड्स को यहाँ पर माना गया। तो एक उपलब्धि के तौर पर 92 का काउंसिल एक्ट मिल गया भारतीयों को, जिसमें कई सारे सुधार परिवर्तन देखने को मिलते। ठीक है। तो एक सुधार परिवर्तन के तौर पर यह है, ठीक, इन्होंने अंग्रेजों के साथ में मिलकर कार्य करने की बात जरूर करी, लेकिन साथ ही साथ में अपने कुछ फैसलों से या अपनी कुछ डिमांड से अंग्रेज जो भारत में शोषण कर रहे थे, उस सारे रवैयों को भी तो उजागर किया, है ना। जैसे दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर बात ही की है कि अंग्रेज भारत के लोगों का क्या कर रहे हैं? धन की निकासी का सिद्धांत करके शोषण कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भी इस बात को बोल रहे हैं कि सेल्फ रूल ना देके हमें शोषण किया जा रहा है हमारे साथ में। ठीक है। या फिर स्वशासन के साथ साथ में अगर भूमि के राजस्व की भी बातें की जा रही है कि राजस्व प्राप्त होना चाहिए लोगों को, भारतीयों को इसका, या भारतीयों को नमक बनाने का आंदोलन, या जो शुगर है उसके ऊपर भी शुल्क से मुक्ति मिलनी चाहिए, ये सब चीजें जब लोगों के सामने आ रही तो लोग क्या समझ रहे हैं? लोगों के सामने ये बात आ रही, मतलब अंग्रेज हमारे साथ ये गलत कर रहे थे, तभी इसमें तो सुधार की बात हो रही है। तो इन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में कहिए, अंग्रेजों की उन नीतियों को लोगों के सामने जाहिर कर दिया, जो नीतियां लोग गलत तौर पर, अंग्रेज लोग गलत तौर पर भारतीयों के साथ अपनाया करते थे। तो उनकी जो भी शोषणकारी स्वभाव था, वो अंग्रेजों का भारतीयों के सामने किसने रखा? उदारवादी नेताओं ने ही रखा। ठीक है। इसके बाद 1886 में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कहाँ हो गई? भारत के अंदर हो गई। 1886 में ही ये नियुक्ति हुई थी भारत के अंदर लोक सेवा आयोग की। अब लोक सेवा आयोग भारत में बनाया क्यों गया था? क्योंकि एक डिमांड उठ रही थी। कौन सी डिमांड? कि भारत में ही परीक्षा कराई जाए, भारत में ही परीक्षा कराई जाए और भारतीय लोगों को बाहर न जाना पड़े। तो ये आयुक्त ही जब भारत के अंदर नियुक्त कर दिया गया, तो इस आयुक्त के बाद में अब परीक्षाएं कहाँ होना शुरू हो जाएंगी? भारत के अंदर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक बड़ा सुधार था। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने उदारवाद कह लो, आप लोकतंत्र कह लो, धर्मनिरपेक्षता कह लो, या राष्ट्रवाद कह लो, इन सारे विचारों को लोगों के बीच में लोकप्रिय बना दिया, है ना। ये विचार कहीं ना कहीं ये अभी धूमिल थे लोगों के बीच में, तो उदारवाद के थ्रू भी भारतीयों के अधिकारों की बात की जा सकती है। इसको बहुत लोकप्रिय बना दिया उदारवादी नेताओं ने। लोकतंत्र जैसा शब्द जो अभी लोग समझते नहीं थे, वो डेमोक्रेसी जैसा वर्ड लोगों के सामने रखा गया। मतलब लोगों का तंत्र है, लोगों की शासन व्यवस्था है, और लोग अपनी शासन व्यवस्था अपने अनुसार भी तो चला सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि कोई आके हम पे गुलामी जबरदस्ती थोपे और हम उसकी गुलामी में रहे, तब जाके हम उसकी कानूनों को माने। नहीं, हम अपना शासन जो है वो खुद भी चला सकते हैं। तो लोकतंत्र जैसी व्यवस्था एक लोगों के बीच में कॉमन हो गई। ठीक है। सेकुलरिज्म जिसको कह लो, धर्मनिरपेक्षता कह लो, लोगों के बीच में पॉपुलर हुई कि मतलब हिंदू मुस्लिम समाज जो है, या जितने भी वर्ग हैं भारत के अंदर, वो सब मिल के भी तो अपने जो भी डिमांड्स है या फिर जो भी राइट्स हैं उनके लिए बात कर सकते हैं, या फिर सब समाज में एक साथ मिल के भी रह सकते हैं। उन डिमांड्स की भी यहाँ पे बात की गई। ठीक है। या फिर उसके बाद में राष्ट्रवाद कह लीजिए, जो हमने पहले पॉइंट के तौर पर देखा, इस शब्द को भी काफी पॉपुलर किसने बनाया? उदारवादियों ने ही बनाया। ठीक है। इस समय में वेल्बी आयोग आया था 1895। ठीक है। वेल्बी आयोग का मतलब बेसिकली ये था कि भारत के अंदर अब जितने भी खर्चे होंगे, जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, वो सारे एक्सपेंडिचर खर्चे अब भारतीयों के सामने रखे जाएंगे, है ना। अभी तक भारतीयों के सामने कोई भी खर्चा नहीं रखा जाता था। शिक्षा के अंदर अगर अंग्रेज खर्च कर रहे हैं, तो शिक्षा के खर्च को भारतीयों के सामने नहीं रखा जाता था। बस एक बड़ी बड़ी अमाउंट देनी कि हम आपके ऊपर 1 लाख खर्च करेंगे, आपके ऊपर 10 लाख खर्च करेंगे। और फील्ड में तो ये डिमांड, मतलब ये चीजें दिखाते भी नहीं थे कि हम आपके सामने इतना बजट पेश करेंगे और ये किस किस वर्ग के लिए होगा।
होगा। तो ये एक आयोग आया इस समय, इस आयोग ने बोला कि जितने भी डिमांड्स भारत के अंदर होंगे उन डिमांड्स के बेसिस पे भारत में व्यय किए जाएंगे, खर्चे किए जाएंगे और उन खर्चों का रिकॉर्ड किसको मिलेगा? सब भारतीयों को दिया जाएगा। ठीक है, तो वो खर्चों का रिकॉर्ड भी यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, और भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमर्स में एक प्रस्ताव पारित हुआ था। मतलब इस समय भारत और इंग्लैंड की भी परीक्षाएं दोनों अलग अलग कराया करते थे ये लोग, तो इन्होंने पहला प्रस्ताव यही पारित कराया था कि दोनों की परीक्षाएं लगभग साथ में करी जाए, और अगला प्रस्ताव क्या हुआ कि भारत में ही परीक्षाएं वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनके अचीवमेंट्स हैं। तो अगर आपको मॉडरेट फेज या फिर उदारवादी दलों की अचीवमेंट्स के बारे में मेंशन करना है तो आप ये सारे पॉइंट्स वहां पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आलोचनाएं देख लीजिए, इनके समय में कई सारी आलोचनाएं भी हैं। ठीक है, जो कर ठीक, उदारवादी चरण की आलोचनाएं भी हैं, और आलोचनाओं के तौर पर अगर देखा जाए तो आलोचना कई तरीके से की जाती है इनकी। जैसे तो पहली चीज यही थी कि भारत के अंदर जो वो राष्ट्रवादी आंदोलन चलाते थे, उन राष्ट्रवादी आंदोलनों के अंदर एक चीज बार बार दिखाई दे रही है, वो चीज ये दिख रही है कि अंग्रेजों के समर्थन से राज्य चलाना है ना, और अंग्रेज अपने समर्थन से राज्य चलाने के लिए भारतीयों को मौके नहीं देंगे। तो एक तो ये बार बार चीज दिखती थी कि अंग्रेजों का समर्थन ये लोग करते हैं, इसको लेकर उनकी आलोचना होती है। ठीक है, एक देख लीजिए ये है कि अपनी मांगों का दायरा बढ़ाने में विफल है, मतलब जो डिमांड्स अभी पीछे उन्हें पड़ी उनकी फुलफिल हो गई, इससे ज्यादा भी तो डिमांड कर सकते थे, और भी तो चीजों की डिमांड की जा सकती थी, मांगे और भी तो रखी जा सकती थी। हो सकता था उसी समय भारत में बड़ा बदलाव आ जाता, लेकिन इनकी डिमांड का दायरा बहुत छोटा था, सीमित था। मतलब अपनी डिमांड्स ये पूर्ण रूप से लोगों के सामने नहीं रख पाए, अंग्रेजों के सामने नहीं रख पाए, तो दायरा उस समय डिमांड्स का छोटा था। ठीक है, उदारवादी चरण में जन भागीदारी का अभाव दिखता है। जन भागीदारी मतलब लोगों ने इन आंदोलनों में पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब उदारवादी जब कोई डिमांड्स करते थे तो उसके अंदर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लोग पार्टिसिपेट भी कैसे करें कि आप आंदोलन भी तो ऐसा नहीं चला रहे हो कोई, आप तो जाके ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट कर रहे हो, पेटिशन डाल रहे हो वहां पे जाके, उसके अंदर लोग अपनी भागीदारी कैसे दिखाएंगे? भागीदारी तो वहां दिख सकती है जब बंगाल विभाजन के विरोध में एक बड़ा स्वदेशी आंदोलन चला दिया जाए, और स्वदेशी आंदोलन चलाएगा फिर देखो आप कितनी भागीदारी देखने को मिलती है ना। तो इस समय में कोई बड़े आंदोलन भी नहीं हुए जो भागीदारी देखने को मिले, तो जन भागीदारी इस समय में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और एक कहीं ना कहीं इस उदारवादी जन संघर्ष की शक्ति को कम आंकते हैं। जन संघर्ष की शक्ति को ये लोग कम आंकते थे, इसी वजह से जनता का सपोर्ट नहीं लेते थे। जन संघर्ष की शक्ति का मतलब क्या हो गया? लोगों की जो एक कम्युनिटी, वो कम्युनिटी जब अपनी डिमांड रखने जाएगी अंग्रेजों के सामने तो उसको ये लोग कम आंकते थे। इन्हें ऐसा लगता था अंग्रेज दबा देंगे ऐसे लोगों को, और हम अगर अपनी पेटिशन एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो अंग्रेज लिखित कार्रवाई पर ज्यादा भरोसा करेंगे। तो ये लोग जन संघर्ष को कम आंकते थे, जो भरोसा आगे चल के टूट गया। जन संघर्ष से ही तो भारत को स्वतंत्रता मिली है ना, तो जन संघर्ष को ये लोग कम आंकते थे, ये इतनी कमी है। ठीक, प्रार्थना याचिका जो भी पद्धति ये थ्रिपिकल यूज करते थे उसके बेसिस पे भी इनकी आलोचना होती थी कि आप लोग अंग्रेजों के सामने भीख क्यों मांगते हो, है ना। तो वो एक भीख मांगने की तरह कहते हुए लोग इनकी आलोचना किया करते थे कि हम तो उनसे अपनी राइट्स अधिकार मांग रहे हैं ना, तो आप उनसे भीख की तरह क्यों मांगते हो, एप्लीकेशन या पिटीशन क्यों डाल रहे हो बार बार जाके, है ना। सीधे मांगो, डिमांड करो उनसे कि हमें ये चाहिए, नहीं दे रहा तो संघर्ष करो उसके लिए। ठीक, तो उसको लेके भी कई बार इनकी आलोचना की गई। ठीक है, इसके बाद में ये पूरा का पूरा जो वर्ग था उदारवादी दलों का, शिक्षित वर्ग तो था। शिक्षित वर्ग होने के साथ साथ में पश्चिमीकरण की शिक्षा को एक्सेप्ट किया हुआ था। पश्चिमी शिक्षा को इन्होंने जब ग्रहण किया था तो इनके विचार भी कैसे बन गए थे, थोड़े बहुत पश्चिमी शिक्षा से ही पूरी तरीके से कह सकते हो आप कि मोटिवेटेड लोग थे लोग। तो पश्चिमी शिक्षा से जो लोग मोटिवेटेड होंगे वो लोग अंग्रेजों का खुल के विरोध नहीं करेंगे, है ना। गांधी जी ने भी शुरुआती दौर में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किया था, वो भी बाद में जाके किया, है ना। तो देखेंगे उसमें भी आगे चर्चा करेंगे। ठीक, राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण तत्काल लाभ लाने में विफल रहा। तत्काल लाभ लाने में विफल रहना का मतलब कह सकते हो कि उदारवादी चरण 1885 में शुरू हुआ, 1905 में खत्म हुआ, और 85 से 5 में एक बहुत बड़ा बदलाव इनके समय में नहीं देखा गया। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बदलाव ही नहीं हुआ,
बदलाव तो हुए और पॉजिटिव बदलाव हुए बहुत सारे, जिससे भारत को एक रास्ता मिल गया, एक वो रास्ता मिल गया जिस रास्ते पे चल के भारतीय लोग अपने संघर्ष को आगे बढ़ा सकते थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों के पार्टिसिपेशन को दिखा सकते थे, जिससे भारतीयों को आज़ादी मिली। तो अगर कंक्लूड करना होगा तो इस लास्ट लाइन से आप इसको कंक्लूड करेंगे जब उदारवादियों के चरण के बारे में आपसे पूछा जाए। ठीक है, लिख लो इस लाइन को जो अपने आंसर में आपको लिख। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, उसमें कंक्लूजन कुछ यही लिखना है जो आप लोग नोट कर रहे हो। देखिए, नरमपंथियों की या उदारवादियों की भूमिका, नरमपंथियों या उदारवादियों की भूमिका नरमपंथियों या उदारवादियों की भूमिका ने किस हद तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार तैयार किया क्वेश्चन मार्क। उदारवादी नेताओं की उपलब्धियां, क्वेश्चन मार्क के बाद उदारवादी नेताओं की उपलब्धियां और आलोचना का वर्णन। दो पार्ट में ये क्वेश्चन दिया गया है और दोनों पार्ट को उसी तरीके से मैनेज करके लिखना है आपको। ठीक है, लिखना है क्वेश्चन को 250 शब्दों के अंदर। ठीक है, 250 शब्दों। ठीक है, चलिए कल लिख के लाइएगा। थैंक यू सो मच।